उसकी शादी हुई, प्रेग्नेंट हुई और वो चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई और उसके शौहर का मुझे फ़ोन आया कि आबिद भाई वो हमारी बीवी का इंतकाल हो गया जिसको आपने ओमान से निकाला था। ओमान में महिलाओं का वीज़ा बैन है, इसलिए लोग दुबई ले जाते हैं, दुबई से बाई बस ले जाते हैं। अभी तक 1000 से ज़्यादा लोगों की हमने रिहाई कर दी है। 1000? तो इसमें कौन ज़्यादा फँसता है? पुरुष फँसते हैं, महिला फँसती है, सभी बच्चे फँसते हैं। अगर इलीगल तरीके से या विजिट वीज़े पे आप गए तो आपको फंसना ही है। ये लोग बहुत जुल्म करती थी, गालियाँ देती थी माँ बहन की और कुछ भी बोलती थी, पीटती थी, मारती थी। वो लोग क्या करते हैं कि एग्रीमेंट जो साइन करवाते हैं वो एयरपोर्ट पे करवाते। वो जो एग्रीमेंट साइन कर दिया आपने तो उसने आपने अपने हाथ पैर कटवा दिए। तो अब जो फैसला करेगा वो करेगा। यूएई में आजकल एक बहुत बड़ा फ्रॉड ये चल रहा है कि भारतीय जो वहाँ जाते हैं वहाँ पे ड्रग्स, तंबाकू ये सारी चीजें बैन है। ये सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं पाकिस्तानी। ये क्या करते हैं आपके नाम से फर्जी अकाउंट खोल देंगे और वो लोग करते हैं ड्रग्स, तंबाकू इस टाइप के इलीगल काम और इन्हें थोड़ा सा लालच दे देते हैं कि मैं आपके नाम से एक अकाउंट खुला लेता हूँ, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा और आप क्या है कि पैसा हमको दे दिया करें और उसका 1% आपको हम दे देंगे। जब आप कोई अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे और जब आप बुरा काम करोगे तो बुरे लोग मिलेंगे। बजरबट्टू यूनिवर्स के पॉडकास्ट लिमिटलेस में आज आए हैं असली ज़िंदगी के बजरंगी भाईजान। चाहे पाकिस्तान का कोई बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया हो या कोई इंडियन इराक में फंस गया हो, यह आदमी हर काम छोड़कर उस परेशान व्यक्ति के पास पहुंच ही जाता है और जुट जाता है उनके रेस्क्यू के काम में। 50 ऑफिसर्स से डील करना पड़े या बॉर्डर पर ऑफिसर्स को कन्विंस करना पड़े, हमारे आज के गेस्ट हर काम में मुस्तैद हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के एक पेंटर से जो बिल्कुल हमारे शो की ही तरह लिमिटलेस है। सैयद आबिद हुसैन, स्वागत है आपका हमारे शो बहुत में। बहुत शुक्रिया। और मेरा पहला सवाल ही यही है कि ये बजरंगी भाईजान नाम टाइटल कहाँ से आया? जी, मैं सैयद आबिद हुसैन हूँ और जैसा सर ने बताया कि मैं भोपाल से आया हूँ। मेरा पैदाइश फैज़ाबाद उस वक्त ज़िला था, अब अम्बेडकर नगर, रूदपुर भगाई में पैदा हुआ हूँ और फ़िलहाल मैं भोपाल में रहता हूँ। बजरंगी भाईजान की कहानी ये है कि हमारे एक ज़िले के एक पत्रकार हैं, उनका नाम नियाज़ सिद्दीकी है और जितेंद्र अर्जुवार का एक मैंने केस उठाया था जो पाकिस्तान की जेल में कैद था। तो जब वो भारत आया और एक उनको आर्टिकल लिखना पड़ा मेरे लिए, तो उनके ज़हन में आया क्योंकि उस वक्त बजरंगी भाईजान जो फ़िल्म थी बहुत क्रेज़ पे थी और बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, तो उनको लगा कि ये नाम ज़्यादा अच्छा जो लगेगा। असली जिंदगी हाँ, से तो उन्होंने जोड़ लिखा के। है कि सैयद आबिद हुसैन है रियल लाइफ पे बजरंगी भाईजान, तो वो गूगल पे है भी और हिंदुस्तान पेपर के लिए उन्होंने लिखा था। तो वहाँ से ये नाम पड़ा है। तो फिर ये मुझे, उसके बाद सब हाँ, बजरंगी ये मुझे भाईजान। अच्छा भी लगता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम्हारा अपना नाम ख़त्म हो गया इसकी वजह से। तो हमने कहा नहीं, इतने बड़े मतलब देखा ज़्यादा जाए, लोग जान पा रहे हाँ, हैं। ज़्यादा लोग। और मैं फ़िल्म से नहीं खुश हूँ, मैं बजरंगबली के नाम से खुश हूँ कि इतने बड़े भगवान जो एक बड़ी आस्था है लोगों की उनसे, और उनके नाम से अगर मुझे खिताब मिला है तो ये लिए मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। और इस पर आते हैं कि ये रेस्क्यू का काम कब से शुरू हुआ और इसमें कैसे आए आप? जहाँ तक मुझे पता है कि आप पेंटिंग के काम के लिए गए थे मध्य भोपाल, प्रदेश। जी हाँ। जी, भोपाल 2006 में मैं आया और भोपाल में मैं अपने काम में ही मसरूफ़ था और मेरी ज़िंदगी सुबह साइट पे जाना और शाम में घर आना है। इसके अलावा मैं ना तो कुछ जानता था और ना ही मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन 2016 में 2015-16 में जब गीता नाम की बच्ची भारत आई सुषमा जी के प्रयासों से, तो गीता की वतन वापसी से पूरा भारत बड़ा खुश था और एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे ही कुछ पत्रकार साथी डिस्कशन कर रहे थे, तो वो इत्तेफाक से उस ग्रुप में मैं भी था। तो इसमें एक पत्रकार थे, तो उन्होंने कहा कि गीता आई है तो खुशी की बात, रमज़ान कब जाएगा? तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, सनाउल्लाह भाई नाम था। तो सनाउल्लाह भाई ने बताया कि रमज़ान एक भारत आया हुआ बच्चा है जिसकी माँ पाकिस्तानी है और बाप बांग्लादेशी है। तो माँ से मिलने के लिए वो भारत से पाकिस्तान जा रहा था और इस रास्ते से जा हाँ, रहा था। हाँ। तो ये छोटा बच्चा 9 साल का और यहाँ पे शेल्टर होम में है और चाइल्ड होम ने उसको रेस्क्यू करके शेल्टर होम भेज दिया है। तो वहाँ पे अर्चना सहाय मैम थी जो उसकी वार्डन थी, उनसे उनसे मेरी बात हुई और मैं बच्चे से मिलने गया और उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लाके मैंने ट्विटर पे एक मुहिम छेड़ दी ऐसे ही कि मतलब मैं भी कुछ करूँगा इसके लिए, और वो मुहिम ट्रेंड हो गई। हेल्प रमज़ान के नाम से मैंने ट्विटर में मुहिम ये चलाई। 2015-16 की बात है। जी हाँ। तो वो जब ट्रेंड हुई तो बहुत सारी मीडिया और सुषमा स्वराज मैम जो उस वक्त विदेश मंत्री थीं, सबके पास जब ये पहुँची
तो वो बच्चा 2017 में 16-17 में वो बांग्लादेश चला गया। तो मुझे लगा कि ये जो काम है ये बड़ा अच्छा काम है और इसमें मुझे करना चाहिए, क्योंकि एक तो बच्चे का मामला था, इसको सबने हाथों हाथ लिया। ऐसे तमाम भारतीय जो हमारे देश के विदेशों में फंसे रहते हैं उनको उनके लिए मतलब कुछ किया जाए। हाँ नहीं, उनके लिए कौन सुध लेता होगा। तो फिर मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, तो मैंने कहा इसमें बड़ी समस्या आएगी, तो इसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर गूगल के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से कुछ मैंने जानकारी निकाली कि ऐसे ऐसे इसमें काम कर सकते हैं। और कुछ मैं थोड़ा सा एक्टिव हो गया विदेश नीतियों पर। विदेश नीति मतलब विदेश की कोई भी खबर आती थी, विदेश जैसे मोदी जी कहीं जा रहे हैं या सुषमा जी कहीं जा रहे हैं, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया कि ये वहाँ जाके क्या बोल रहे हैं, क्या फ़ैसले हो रहे हैं भारत के लिए। तो फिर मेरा जब इंटरेस्ट बढ़ा तो मेरे पास केस आने लगे और मैं केस भी तलाश करने लगा। तो उसी दरमियान मुझे एक केस, एक टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार थे, उनका नाम था पी नवीन, और शमसुर रहमान अलवी साहब बहुत बड़े पत्रकार हैं, मुस्लिम इशूज़ पे लिखते हैं। तो उन्होंने ये केस दिया जितेन अर्जुनवार का। फिर जितेन अर्जुनवार का केस मैंने अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं। हम्म, एक तो जब आप यहाँ से पेंटिंग के काम से गए थे आप वहाँ भोपाल में, हम्म, तो पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर रहे हाँ थे? ये सवाल और है। दूसरा हाँ, कि कितनी पढ़ाई लिखाई करी है? हाँ। पहला सवाल आपका बहुत जायज़ है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब मैं एक पेंटर हूँ तो ये वहाँ क्या कर भोपाल रहे के थे जैसे आप? पत्रकारों के एक सनाउल्लाह भाई हमारे दोस्त, उनका एक पत्रकार ग्रुप था, तो वो ऐसे ही उन्होंने जोड़ दिया। कहीं हमको मिले थे तो उन्होंने जोड़ दिया था। तो उस ग्रुप में मैं थोड़ा एक्टिव रहता था। अच्छा लगता था, कुछ नई-नई खबरें आती थी भोपाल के मतलब हवाले इस से। तरह की चीज़ों से आपकी रुचि पहले से रुचि थी? से, हाँ, हाँ। जी, जी। और पढ़ाई का ये मामला है कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जहाँ पे बेरोज़गारी चरम पे है, तब भी और आज भी। तो हमारे यहाँ ये चलन है कि अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाया जाता है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको परदेश भेज दिया जाता है पैसा कमाने के लिए। उसमें कोई चांस नहीं, या तो सऊदी जाइए या आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास चले जाइए, पैसा कमाइए और घर चलाइए। तो मैं 99 में 97 मतलब मैं जब गर्मी की छुट्टी होती थी 97 से 99 तक मैं दिल्ली आता जाता था घूमने की हैसियत से। लेकिन जब 99 में मैं फ़ेल हो गया हाई स्कूल, तो फिर घर वालों ने फ़ैसला किया कि ये पढ़े वढ़ेगा है नहीं, इसको दिल्ली भेजो, 4 पैसा कमाए घर चलेगा। तो मैं दिल्ली आ गया और मैंने बहुत सारे काम यहाँ करने की कोशिश की। जैसे मोबाइल का बड़ा उस वक़्त क्रेज़ था कि मोबाइल काम बहुत लोग सीखते थे, तो वो भी मुझे समझ नहीं आया। टीवी का काम, दर्जी का काम, बहुत सारे काम होते थे ना, मतलब स्किल में ही मुझे जाना था। तो मुझे पेंट का काम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पेंट के काम में उसी दिन मुझे पैसे मिल गए थे। पहली साइट जो मेरी इसी नोएडा शहर में थी, जो ठेकेदार मेरा था वो चिराग दिल्ली का था, तो उसने कहा नोएडा में काम है, डे नाइट काम चलेगा, अच्छा पैसा कमा लोगे, जाओगे क्या? तो हमने कहा सर बिल्कुल जाएँगे। तो 1 हफ़्ते के लिए हम नोएडा आए थे और जब हम यहाँ से गए तो 10-1200 रुपये हमने कमाए थे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब पहले दिन हम काम पे आए और 1200 रुपये कमाए। तो फिर इसी काम को फिर, लेकिन मैं बहुत नई-नई चीज़ इसमें खोजता था। ये तो नॉर्मल पेंट की बात है। मैं इसमें अ, उसका काम करता हूँ जो दीवार पे हाइलाइटर वॉल होती है ना, आजकल मंडला-वंडला की जो डिज़ाइन चल रही है दीवार पर, टेक्सचर आर्ट वर्क, वो मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो भोपाल में मेरा बड़ा दबदबा है इस वक़्त। काम को लेके, हाँ, पेंटिंग हाँ। इसके जी, जी, जी। डिज़ाइन अच्छा, पेंटिंग के हाँ, काम अच्छा को काम लेके। मिल जाता है मुझे, तो ये मैं काम करता और आपने बताया कि पहले गीता फिर रमज़ान हूँ। की कहानी आई। हुँ, तो उसके बाद कितनी मुश्किल आई शुरुआत में? कैसे लगा कि ये काम इस तरीके से करना चाहिए? क्योंकि आई एम श्योर तब तक किसी ने बताया नहीं होगा कि किसको अप्रोच करें, किसके पास जाएँ, जी। किसको क्या कहें? हुँ। फिर एक केस मेरे को मिल गया था बम्बई का, उसमें भी थोड़ा-सा मैंने काम किया। हामिद नेहाल अंसारी का नाम सुना होगा आपने, जो पाकिस्तान की जेल में कैद था। वो एक लड़की की ज़िंदगी बचाने कोहट गया था और कोहट में वो गिरफ़्तार हो गया था और 2012 में और 2018 में वो आया था। तो उसकी वालिदा जो थी वो बहुत प्रयास करती थीं और बहुत नेता मंत्री के पास जाती थी। उनकी मैंने कहानी सुनी, तो उनके साथ भी मैंने ट्विटर पे एक मुहिम चलाई थी। उनको पता चला कि मैं ट्विटर पे ऐसी मुहिम चलाता हूँ, तो उन्होंने मुझे अप्रोच की और मुझसे बात की। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं उसमें मेरा हाथ था, बट ये है कि ट्विटर का जो कंसेप्ट है उनकी ज़िंदगी में आया, वो मैं लेके आया था और वो भी मुहिम ट्रेंड हुई थी। तो वो भी गूगल पे आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद एक केस मेरे पास आया सुनील उइके का नाम का। तो वो बरघाट बालाघाट का था, वो भी मध्य प्रदेश का, सिवनी का, बालाघाट का। तो वो केस हमने किया। फिर जितेन अर्जुनवार का केस आया। ऐसे पाकिस्तान का केस ज़्यादा आता था मुझे।
जो इंडियंस पाकिस्तान में फंस यस गए हैं। यस, हाँ, वो केसेस बहुत आते थे। और इसमें मुझे वहाँ की बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जानने लगे, जैसे अंसार बरनी साहब, जो मछुआरे भारतीय फंस जाते हैं तो उनकी रिहाई के लिए वो वहाँ काम करते हैं। ईदी फाउंडेशन है, वो भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो भारत में एक इमरान वारसी नाम का लड़का, जो बंगाल आए थे और बंगाल में उन्होंने शादी कर ली थी। बताते हैं कि इंडिया आने के बाद उन्हें इंडिया से मोहब्बत, क्योंकि है तो इंडियन वो, तो उनको लगा कि अब हम इंडिया में ही रह जाएं। तो किसी ने उनको मशवरा दे दिया कि आप भोपाल चले जाइए, वहाँ पे पासपोर्ट बनवा लीजिए। और वो यहाँ पे गिरफ्तार हुए, उनको सज़ा हो गई, जेल गए। और जेल सज़ा पूरी करने के बाद जब वो गार्जियन थाने में रखे गए, तो वहाँ के कुछ पुलिस अधिकारी के को हमारे बारे में पता चला कि सैयद आबिद हुसैन ऐसी मुहिम चला के ऐसे लोगों की मदद करते हैं। तो मैं उनसे मिलने गया, क्योंकि मामला पाकिस्तान का था तो हम थोड़ा सा घबरा भी रहे थे, सच्चाई ये थी। और सजा याफ्ता भी। हाँ, सज़ा याफ्ता। तो मैंने कुछ लोगों से मशवरा लिया, तो बोले बिल्कुल मदद कर सकते, क्योंकि वो सज़ा पूरी कर चुका है और ऐसे लोग की मदद करनी चाहिए। फिर सुषमा जी, ट्विटर पे फिर सुषमा जी से अप्रोच मैंने की, और एक पत्रकार हैं, उनसे भी मैंने मशवरा किया। तो उनकी मदद से और सुषमा जी की मदद से वो भारत से जब पाकिस्तान गए, और उसी दरमियान हामिद निहाल अंसारी की भी रिहाई पाकिस्तान से भारत हुई। तो भारत और पाकिस्तान में एक अच्छा तालमेल हुआ उस दौर में। और मुझे लगा कि अब जितने कैदी हमारे भारत के 200-250 कैदी अभी वहाँ पे कैद हैं, उनके लिए एक बड़ा राहत भरा फैसला होगा और बहुत सारे लोग वहाँ से आएंगे। लेकिन फिर माहौल दोनों मुल्कों में ख़राब हुए, तो आज भी हमारे भारत के कम से कम 250-300 कैदी पाकिस्तान की जेल में कैद हैं, जिनके लिए मैं आज भी प्रयास कर रहा हूँ। और जब ये चीज़ें होती हैं, जब रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ से होती है, भारत की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से? नहीं, भारत, देखिए, भारत की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर भारत, कोई मछुआरा वाला जो भारत में केसेस होता है, तो भारतीय तो उसे जांच वाच करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई आपराधिक मामला है किसी के ऊपर, जैसे इमरान वारसी का ही मामला, तो फिर तो जाहिर सी बात है, जांच होनी भी चाहिए, और अगर वो गुनाह किया तो सज़ा भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में 5-6 साल, 6-7 साल तो कोई वहाँ पे वही नहीं लेते, नोटिस ही नहीं लेते नोटिस ही कि नहीं करते। 5-6 साल तो आपको ऐसे ही रहना है, बगैर सज़ा के ही रहना है। फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा। अच्छा, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ भारत में क्या है कि हम अगर 3 साल जेल में रह चुके हैं और हमारा फ़ैसला है 3 साल के बाद, तो वो 3 साल काउंट होता है हाँ, काउंट सज़ा होता है। में। वहाँ पे सज़ा में वो काउंट नहीं होता। अब जब 7 जब साल, सुनवाई शुरू होगी उसके बाद उसके फैसला बाद जो होगा। सज़ा हुई, 5 साल 10 साल जो भी सज़ा हुई आपकी, उसको वहाँ से जोड़ा जाता है। तो वो आपका 6-7 साल वो बर्बाद हो गया, और 5-6 साल इधर रहना पड़ेगा। तो ये गलत कानून है वहाँ का। तो इसलिए बहुत टाइम लग जाता है भारतीयों को निकलने में वहाँ से। तो कंटिन्यू मैं प्रयास कर रहा हूँ, और मेरे पास बहुत सारे डाटा हैं, जो भारतीय किस किस जेल में, और कितने कितने 20-20, 25-25 साल से वहाँ पे जेल, 35 साल से एक आदमी जेल में है। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों मुल्क में अच्छे तालमेल रहे, ताकि जल्दी हमें और रेस्क्यू कुछ हो नहीं चाहिए, सके। हमें अपना बंदा चाहिए जो हमारा भारतीय वहाँ फंसा है। फंसा है वो। हाँ, पाकिस्तान के अलावा किन देशों में, एक इराक में भी आपने रेस्क्यू किया है? इराक का मैं बताऊंगा, एक राजू, इराक का एक मामला आया था मुझे अभी 2024 में। तो उसका नाम था राना समंदर। राना समंदर की कहानी ये है कि राना समंदर इराक एक सप्लायर कंपनी में काम करने गए थे। तो यहाँ की वो बम्बई की कंपनी थी सप्लायर, उसने एक चाइना कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया था इराक में। ये उस कंपनी के मतलब भारतीय कंपनी के थ्रू इराक गए, और इनकी ज़ुबान जो थी वो कोई बंगाली टोन थी। तो इमिग्रेशन अधिकारी को ये लगा कि ये बांग्लादेशी है। तो इन्होंने क्या किया, इमिग्रेशन अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इनका पासपोर्ट रख लिया, और उसके एवज में एक टोकन दिया कि हमें आपकी नागरिकता पे थोड़ा संदेह है, और आप ये टोकन रखिए, हम जांच करके आपको रिटर्न कर देंगे। तो इसने सोचा कोई नॉर्मल ऐसे ही होगा मामला, तो वो दे के चला आया और अपना काम में बिज़ी हो, काम वाम करने लगा। तो 1-2 महीना जब गुजरा, तो उसने प्रयास शुरू किया पासपोर्ट लेने के लिए, तो वो पासपोर्ट उसको नहीं मिला। फिर उसने अपने अधिकारियों को बोला, अधिकारियों ने प्रयास किया, जो उसकी सप्लायर कंपनी थी। फिर ये बात चाइना कंपनी के पास पहुंची, उन्होंने भी सप्लाई की, मतलब वो भी प्रयास किया उन्होंने, तब भी पासपोर्ट नहीं मिला।
तो अब ये घर वाले यहाँ पे परेशान हो गए, यहाँ ये बंगाल में, नोदिया ज़िला है बंगाल में, वहाँ के रहने वाले थे। तो इसकी बहन, उसकी बीवी, सब नेता मंत्री जहाँ जहाँ इनको लगा कि यहाँ जाने से इनका फ़ायदा हो जाएगा, मदद हो जाएगी, वहाँ ये लोग गए, लेकिन वो पासपोर्ट इनको नहीं मिला। तो एक अहमद भाई हैं वहाँ के, बम्बई के, तो उन्होंने मेरे बारे में बताया कि सैयद आबिद हुसैन जो है ये इस विषय पे काम करते हैं, इनसे आप बात के लिए शायद आपकी मदद हो जाए। तो उसकी बहन का फ़ोन आया मुझे कि भाई ये मेरा ऐसा फंसा है, उसकी अब मदद करो। रोने होने लगी, बहुत ऐसे दर्द भरे आंसू उसके थे। तो हमने कहा अब क्या करूं मैं हम कहा ठीक है, डॉक्यूमेंट भेजिए, मैं कोशिश करता हूं। तो फिर मैंने विदेश मंत्रालय को लेटर लिखा और सारे डॉक्यूमेंट भेजे मैंने। फिर विदेश मंत्रालय ने वहाँ पे जो अथॉरिटी थे एम्बेसी के, वहाँ भेजा गया। तो वहाँ पे रिप्लाई आया कि अभी इसकी जांच चल रही है और जैसे जांच पूरी होगी तो इसको हम भारत भेज देंगे। वो जांच होने में भी 6 महीना लग गया। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसमें बहुत वक्त जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक हमारे दोस्त हैं यहाँ पे विदेश मंत्रालय में, वो बहुत अच्छा दखल रखते हैं, तो उनको मैंने सारे डॉक्यूमेंट भेजे। तो उन्होंने कहा आबिद भाई ये तो मैं यहाँ से साइन करवा देता हूँ विदेश मंत्रालय से, और ये साइन करवा देगा, मतलब इसमें यही करना है कि ये भारतीय है और ये सब कुछ इसके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो फिर उन्होंने उसको साइन करवाया यहाँ से, वो साइन करवा के मुझे PDF भेजा। फिर वो मैंने वहाँ के अधिकारी को भेजा, फिर उस डॉक्यूमेंट की भी जांच हुई। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि सैयद कि आबिद हुसैन, गलत बना के भेज दिया हाँ, हो तो कहीं। उन्होंने पूरी पुष्टि की। और जब उनको लगा तो फिर उन्होंने एक लेटर भेजा मुझे। वो लेटर मैंने राणा समंदर को भेजा, राणा समंदर ने उसमें फॉर्म भर के फिर अम्बेसी भेजा, अम्बेसी ने उसको एग्ज़िट करवाया, फिर टिकट करवाया, फिर भारत भेजा। फाइनली रेस्क्यू फाइनली वहाँ हाँ, से भारत निकाल आया। लिया और गया। भाई वो आदमी इतना खुश था, एयरपोर्ट से उसने वीडियो बना के मुझे भेजा, उछल उछल के बोल रहा था। हमने कहा देखिए वतन की मोहब्बत और अपनी मिट्टी में जब इंसान पहुंचता और है। दूसरे देश में आदमी एकदम हेल्पलेस हो जाता है, नहीं, पासपोर्ट ही नहीं उसके पास, कुछ आएगा है ही कैसे? नहीं। आएगा कैसे? उसके पास जो हथियार हैं आने के, वो तो है ही नहीं उसके पास, तो आने का कोई सूरत ही नहीं बन पा रही थी। तो खैर जब आया तो अब वो बहुत खुश है और बोल रहा है अब हम ही इंडिया में काम करेंगे, भले कम कमाएंगे लेकिन यहीं काम रहेंगे। करेंगे। जी। बहुत सारी ऐसी भी कहानियां तो आपके पास आती होगी जो बहुत दर्दनाक होती होंगी, कहीं फंस गया एक है। महिला की कहानी है जिसका नाम है फरहत, वो भोपाल की रहने वाली है। ये दुबई गई थी एक एजेंट के माध्यम से, और दुबई में ये कुछ दिन इनको ठहराया गया और वहाँ पे इनको रख के ओमान भेजना चाह रहे थे। एक्चुअली मैं एक आपके माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा एक गिरोह है जो यहाँ से महिलाओं को लेके जाता है ना, और महिलाओं को ले जाके वहाँ बेचता है, मतलब अनऑफिशियल तरीके से ही बेचता है, बट ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो महिलाओं को ये लोग फ्री में ले जाते हैं, जैसे उनसे कोई चार्ज नहीं लेते विदेश। क्या बोल के ले जाते हैं? कि आपको मेड का काम करना है, एक बंगले में काम करना है, एक बूढ़ा बूढ़ी है उनके साथ काम करना है, एक ज़ईफ़ परिवार है उनके साथ, मतलब ऐसा कुछ, मतलब हल्का काम बताकर बच्चों को पढ़ाना है। अगर थोड़ा महिला पढ़ी लिखी है तो उसको बोल देते हैं कि तुम्हें होम ट्यूटर के काम के लिए ले जा रहे हैं, ऐसा काम बता के उनको ले जाते हैं दुबई, और दुबई बाई बस ओमान लेके जाते हैं। वो वहाँ दुबई से बस से ओमान? ओमान ले जाते हैं और इनकी वहाँ पे बॉर्डर पे बड़ी अच्छी सेटिंग होती है और ये पार करवा देते हैं ओमान। ओमान में ले जाके ये लोग चुपके से उस महिला को किसी को दे देते हैं और उसके एवज में पैसा ले लेते हैं। अब ये अल्टीमेटली बेचना ही हुआ। बेचना ही है। हाँ, तो फिर वो क्या करता है, जिसके पास वो महिला जाती है तो वो बहुत जुल्म करता है। ज़ाहिर सी बात, उसने पैसा दिया तो ज़ाहिर हर काम करवाता है। तो वो महिलाएं जब उसका विरोध करती हैं तो उसको मारता पीटता है, खाना नहीं देता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती। तो ऐसे केस हमारे पास बहुत आते हैं। तो तो ये ये जो फरहत हम का जो सुनते केस है, हैं कि कानून बहुत सख्त है हाँ, और इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं होती भाई हैं। बैन है, वीज़ा ही बैन है। ओमान में महिलाओं का वीज़ा बैन है, इसलिए लोग दुबई ले जाते हैं, दुबई से बाई बस ले जाते हैं। तो वहाँ पे फरहत जब गई दुबई, तो दुबई से इसको बाई रूट ले जाया जा रहा था ओमान। ओमान जब बॉर्डर पे ये पहुँची, दुबई ओमान बॉर्डर पर, यूएई और ओमान बॉर्डर पर, तो इसको वहाँ की पुलिस ने रोक लिया। अब देखिए कितना कितना बड़ा इनका गेम। ऑर्गेनाइज्ड है। नहीं, देखिए वहाँ पे इनके फर्जी लोग भी खड़े रहते हैं। तो वहाँ एक कपल खड़ा था, तो उस दंपत्ति ने कहा कि क्या बेटा क्या मामला है? तो उसने कहा कि देखिए हमको पुलिस ने रोक लिया, हम ओमान जा रहे थे, हमारे से एजेंट के लोग, एजेंसी के लोग हैं, वहाँ हमको काम दिलाने।
तो उसने कहा कि अच्छा ये बच्ची को मुझे दे दीजिए और मैं लेके चला जाऊँगा। तो अच्छा, वो भी उन्हीं के लोग उन्हीं हैं? के आदमी, अब देखो मैं बताना चाहूँगा, तो वो बच्ची को उन्होंने ले लिया और उसके बाद वही आदमी ले जाके ओमान में उसने बेच दिया। मतलब वो हमको बता दें कि भैया जिसको हमने अपना ट्रस्ट किया। मोहसिन समझा, उसी मोहसिन ने हमको ले जाके बेच दिया। हम जब वहाँ पहुँचे तो एक घर था और जहाँ पे बहुत सारी औरतें थीं, मतलब मैं अकेले। अब वो एक ठिये पे ले जाके रुकवा देते हैं, डेरा होता है उनका, कोई एक बिल्डिंग में फ्लैट वगैरह ले लेते हैं। वहाँ पे ठहराते हैं और ठहराने के बाद फिर वहाँ से सप्लाई करते हैं, कहाँ किसको देना है, मतलब किस एरिया में उनको एरिया भेजना में है? और किस काम के लिए कौन सी महिला सेट है, तो मतलब ठीक है, उस हिसाब से वहाँ पे वो लोग पहुँचाते थे। तो ये जहाँ पे ठहराई गई थी, यहाँ पे ही ज़ुल्म शुरू बोली थी। वहाँ पे कोई एक औरत थी जो वार्डन थी इनकी, जिसकी देख-रेख में वो लोग बहुत ज़ुल्म करती थी, गालियाँ देती थी माँ-बहन की, और कुछ भी बोलती थी, पीटती थी, मारती थी, खाना नहीं देती, ज़ुल्म करती थी। और बोले एक दिन जब इसने विरोध किया तो इसको बहुत मारा है, बेइंतहा मारा है, इतना मारा कि इसके नाक-वाक से ब्लड आ गया। तो फिर ये उसी खून से उसने खत लिखा एक और उसने बिल्डिंग के नीचे गिरा दिया। और वो बिल्डिंग के नीचे जब किसी व्यक्ति ने पाया तो उसने वहाँ की पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई, उस महिला को लेके गई। अब उन लोग का पावर देखिए कि पुलिस लेके गई तो इनके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए था, उल्टा इसी को डाँट कर फिर इसके साथ भेज दिया। वापस उसी आदमी के हाँ, पास उसी के भेज साथ दिया। भेज दिया। अब ये बेचारी अब क्या करे? अब तो सारे रास्ते बंद हो गए। तो बोले फिर हमको वहाँ से हटा के दूसरी जगह भेज दिया, जहाँ पे कोई ना इंसान है ना कुछ है, खाली एक रूम है और मैं हूँ, और कुछ खाने-वाने की चीज़ डाल के हमको चले गए। तो बोले कि मोबाइल इसको दे दिया था। उसने वहाँ से मोबाइल में हमसे कॉन्टैक्ट, उसके शौहर से हमारी बात हुई। क्योंकि शौहर उसका भोपाल का था, तो उसने मुझसे बात की और किसी के। परिवार वालों को तो कुछ पता नहीं होगा वहाँ क्या हो रहा है। नहीं, तो उसने जब मुझसे बात की तो मैंने कहा मेरा नंबर दे दो, मैं उसको रास्ता बताता हूँ। जब उसने मुझसे बात की तो मैंने कहा कि मैं एक मैप देता हूँ इंडियन एम्बेसी का, आप वहाँ से चेक करो कितना दूर है। तो बोले भाई बहुत दूर है। हम कहा आप वहाँ से तत्काल निकलिए और मैं यहाँ इंडियन एम्बेसी बता देता हूँ। तो एक फ़खरुद्दीन साहब थे, मैंने उनको व्हाट्सएप पे बताया कि महिला जाएगी, उसको आप एंट्री करवा दीजिएगा। वो इंडियन एम्बेसी मस्कत गई और मस्कत एम्बेसी ने उसको अंदर लिया और 2-3 महीने की लंबे प्रयासों के बाद वो भारत आई। फाइनली वहाँ से निकली। मतलब आने के बाद मुझसे जब वो मिलने आई थी, ऐसी दुबली-पतली हो गई थी और मतलब चेहरे से उसके महसूस कर रहा था कि कितना ज़ुल्म हुआ होगा। और बोलती है कि जब से हम आए हैं इतना ज़ुल्म हमारे पर किया गया कि हम मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। दवा चल रही है उसकी। हेलो। हाँ, फ़रहत बहन, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? हाँ, मैं कहीं बैठा था तो वही आपकी बात करानी थी। तो सर आप बात करेंगे? फरहत, बस हम आपसे आपकी कहानी जानना चाह रहे थे रेस्क्यू की। फ़रहत, हाँ, बोलिए आप। उन आप ही उन्होंने ये पूछा है कि आपकी वो कहानी जानना चाहते हैं, तो आप थोड़ा-सा बताइए। मैं मैं यहाँ से गई थी दुबई। हुँ, दुबई के आसमान शहर में थी। जी, जी। वहाँ वहाँ मुझे एजेंट आ गया था लेने। हाँ, बात करी थी कि 30,000 रुपये महीना देंगे। हाँ, हाँ। वहाँ जाने के बाद मुझे कम से कम 1 महीने तक कमरे में बंद रखा, ना मुझे जॉब मिली। जब मुझे जॉब के लिए लेके गए तो वहाँ का जो एजेंट था उसने मेरा दुपट्टा खींच लिया, कम से कम 15-20 लोगों के सामने। फिर मुझे 15 दिन तक कमरे में बंद रखा, 15 से 20 दिन 25 दिन के लगभग। वहां से फिर मुझे ओमान ट्रांसफर कर दिया गया। मैं वहां से भागने का प्रयास करा लेकिन मैं भाग नहीं पाई, मुझे मारा पीटा गया दुबई में। हुँ, फिर वहां से मुझे ओमान ट्रांसफर किया। ओमान में रास्ते में 2 हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ओमान चलो। जैसे ही ओमान बॉर्डर पे आई उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जा सकते, आपका है ना वो पूरा नहीं हुआ हैगा, ओमान आप क्रॉस नहीं कर सकते, पैसे जमा नहीं हुए। तो वहाँ पे बस स्टैंड पे एक हस्बैंड और वाइफ बैठे हुए थे। हमने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने कहा कि हम आपका पैसा 10,000 रुपये इंडियन करेंसी से जमा कर देते हैं, हम आपको ओमान के एम्बेसी में छोड़ देंगे। हम उनके ऊपर भरोसा कर लिया, उन्होंने ले जाके दूसरे एजेंट को बेच दिया।
इंडियन करेंसी से 11 लाख रुपए लेके वो चले गए। वहां से हमें कम से कम 15 दिन तक वहां भी हमें बंद रखा। उसके बाद काम दिलवाया। काम दिलवाने के बाद जब हम काम पर गए तो वहां पर भी हमारे साथ बुरा बर्ताव किया गया, मारा पीटा जाता था, खाना नहीं देते थे, 24 घंटा काम करवाते थे। उसके बाद मैंने वहां से भागने का प्रयास किया तो फिर मुझे लाके एजेंट के हवाले कर दिया गया। एजेंट ने मुझे इतना मारा कि मैं ना ऊपर से फिर मेरे गले पे चढ़ गए। मेरा गला दबा रहे थे। मैं जैसे तैसे अपने आप को बचाया। ऊपर मेरे नाक और मुंह से खून निकलने लगा। मैंने वही, मेरे पास पेन नहीं था तो मैंने जो खून निकला था उसी से एक ना लेटर लिखा कागज में, खून से नीचे फेंका। फिर पुलिस आ गई। पुलिस हम लोगों को लेके थाने गई। थाने में कम से कम 24 घंटे बिठाया गया। उसके बाद फिर एजेंट के हवाले कर दिया गया। एजेंट ने हमें एक कमरे में बंद कर दिया जंगल के। 7 दिन तक खाना पानी नहीं था। लेटरिन का पानी पिया। वहां मारने के लिए आ रहे थे तो मैं खिड़की तोड़ के वहां से भागी। तो फिर मैं वहां पे गई, एमबीसी पहुंची। एमबीसी में आबिद भाई के जरिए से मुझे निकाला गया। आबिद भाई ने बहुत कोशिश करी कि किसी तरह से मुझे वहां से निकाल दिया जाए। मैं 3 एजेंट के चक्कर में फंसी वहां पे। ठीक है बहन। अरे यार, हेलो। और ठीक हो तुम? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो, मतलब वो तुम्हारा इलाज चल रहा है ना उसका? हाँ, इलाज तो मेरा रेगुलर चल रहा है। जब दवा से ववा खा रही हो ना जब से तुम बराबर? दवा बराबर खा रहा है। 24 शॉट लग चुकी। जब से दिमाग तक में चोट आ गई थी, इतना मारा था उन लोगों ने मुझे। हम्म। ख्याल रखो, मैं आया हूँ कहीं तो मैं आके मिलता हूँ तुमसे, है ना? तो इस तरह के केस आते हैं भाई, बहुत बुरी हालत है वहाँ पे। और सऊदी ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती है इस तरह की? गल्फ़ कंट्री में ज़्यादा होती है, जिसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा माइग्रेन जो जाते हैं वो सऊदी अरब जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात, सऊदी अरब जब जाते हैं, सऊदी अरब में प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। आप मुझे बता रहे थे कि अभी एक इंडियन को एक पाकिस्तानी ने भी परेशान किया हुआ था, उसको भी आप रेस्क्यू के हाँ, प्रयास वो कर अभी रहे हैं। एक बच्चे का जो अभी सर के साथ जो बैठे थे, मैंने डिस्कशन किया, वो बच्चा एक्चुअली आज़मगढ़ का है और इमरान नाम है। तो उसका मैंने केस करवाया। मैं उससे पहले एक केस और आपको बताना चाहूँगा। गौतम राजभर की कहानी मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी फंस जाते हैं। एक पर्वतारोही है अम्बेडकर नगर का, जिसका नाम गौतम राजभर है और पढ़ा लिखा लड़का है, कोई मतलब और ये काफ़ी चर्चित कहानी भी रही है। हाँ, डबल MA किया हुआ लड़का है वो। और पर्वतारोही है और वो पर्वत पे चढ़ने के लिए पैसा, उसको 25 लाख की ज़रूरत है। उस पैसे को अर्न करने के लिए उसके दिमाग में खुराफात आई कि सऊदी अरब चले जाएँ और वहाँ से पैसे कमा के लाएँ और फिर माउंट एवरेस्ट जाना हाँ, चाहता हाँ, वही था। पर्वतारोही। तो उसके लिए वो जब सऊदी अरब गया तो जुबिल सिटी एक एरिया है, वहाँ पे उसकी कंपनी थी और वो भी एक सप्लायर कंपनी में गया था। क्योंकि ये पढ़ा लिखा था तो उसको सुपरवाइज़र के जॉब में वीज़ा लगता है और जब वहाँ पहुँचता है तो उसको सुपरवाइज़र का काम ना देकर उसे सरिया और गिट्टी और मोरंग और अच्छा, पहले कहा जाता है कि ये काम देंगे, लेकिन हाँ, वहाँ पहुँचने के बाद वो काम बदल जाता है। बदल जाता है और कहते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये फिर विरोध करता है कि भाई ये काम तो हम कर नहीं सकते। तो उसको बहुत टार्चर करते हैं और एक कमरे में ले जाके बंद कर दो। उसके हाथ में छाले आ गए थे काम करने से, क्योंकि हीट होता है बहुत। और वो जब सरिया बोलता उठाते थे तो वो छप जाती थी सरिया का निशान। और मज़दूर तो था नहीं, पढ़ा लिखा लड़का था, तो उस हिसाब से उसको काम देना चाहिए था। अच्छा, मज़दूर की बॉडी अलग होती है, उसकी बॉडी अलग थी, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। तो उसको एक रूम में ले जाके बंद कर दिया और वो बोलता है कि 2-3 दिन हम वही रूम में भूखे ही थे। तो उसने कहा कि अब तो हम मर ही गए हैं, तो एक वीडियो बना देते हैं। और वो वीडियो उसने बनाया। वो वीडियो उसके स्कूल के जो मास्टर थे, संजीव साहब, तो संजीव कन्नौजिया जी, तो उनके पास वो वीडियो आ गई। शायद उनको ही भेजा था उसने। तो वो वीडियो उन्होंने मुझे भेजा कि ये लड़का है गौतम राजभर और अपने ही स्कूल का पढ़ा है, उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा था। तो उन्होंने कहा इसको आबिद भाई निकालना है किसी भी तरह। तो मैंने उसकी वीडियो ली और ट्विटर पे इंडियन एम्बेसी रियाद और प्रवासी सहायता केंद्र एवं मदद को, तीनों को टैग करके और इसकी मतलब बात रखी कि ये गौतम राजभर जो है सऊदी अरब में ऐसे फंस गया, इसकी मदद करें।
तो बोल रहा था कि 5-6 मिनट के बाद एम्बेसी का कॉल आ गया मुझे, मतलब इधर मैंने डाला और उधर कॉल आ गया, और बोल रहे थे एम्बेसी ने क्या किया, वहाँ की लोकल अथॉरिटी को बोल दिया, क्योंकि मैंने उसको बताया कि होनहार लड़का है, परबतारोही है और उसके पैसे अर्न करने के लिए वहाँ गया, इसलिए वो वहाँ पे फंस गया। तो फिर एम्बेसी ने उसी हिसाब से ट्रीट किया, वहाँ पे लोकल अथॉरिटी को कॉल किया और वहाँ की पुलिस और तमाम लोग को वहाँ पे भेजा, और बोल रहा था कि जब वो लोग आए तो हंगामा मच गया कि भाई ये पुलिस क्यों आ रही है। तो वहाँ पे पुलिस ने कहा कि भाई गौतम राजभर कौन है, अरबी में पूछा, तो अब कोई जानते ही नहीं था गौतम राजभर कौन है। तो सुपरवाइज़र को समझ में आ गया कि ये उस लड़के को जो हमने बंद किया, हो सकता है ये लड़का यही हो। तो उसको बुलाया गया, वो आया, तो बोले तुमने कंप्लेंट की? तो बोले नहीं हमने तो नहीं की। तो बोले तुम्हारी कंप्लेंट हुई है। तो बोले हो सकता है कि आबिद भैया ने किया हो, क्योंकि हमारी उसकी बातचीत होने लगी थी। तो अब उसको पुलिस उठा के लेके चली गई, और उसकी हेड ऑफिस, जो कंपनी की हेड ऑफिस थी, वहाँ ले जाने के बाद और ये कहाँ हो रहा था ये सब? ये सऊदी अरब में, सऊदी में, जुबैल सिटी में। फिर उसके बाद उसको वहाँ पे एग्ज़िट दिलवाया, उसका टिकट हुआ, और उसके बाद उसको भारत भेजा गया। बताना ये ज़रूरी है कि वो जब लड़का दिल्ली लैंड किया ना, तो अपने घर नहीं गया, वहाँ से एक ट्रेन पकड़ी और भोपाल आ गया। और मैंने उसको बहुत मना किया कि तुम भोपाल मत आओ, पहले अपने माँ बाप से जाके मिलो। तो बोला नहीं, जिसने हमारी ज़िंदगी बचाई है उससे पहले हम मिलेंगे। तो हमने कहा नहीं, इतना भी बड़ा काम मैंने नहीं किया है, ठीक है। वो इसमें अभी तक कितने लोगों को आपने तो वो इस जब तरह से- सुनिए, जब वो भोपाल आया ना, तो अब हमारे यहाँ क्या पैर छूना गलत माना जाता है, लेकिन जितनी शिद्दत से वो पैर छुआ था ना, मतलब मैं रोने लगा था कि यार इतनी मोहब्बत कोई कैसे कर सकता है। तो फिर मैं उसको अपने घर ले गया और 2-3 दिन हमारे साथ था, बड़ा खुश था। फिर उसके बाद वहाँ से हमने उसको भोपाल से अम्बेडकर नगर भेजा। अभी तक 1000 से ज़्यादा लोगों की हमने रिहाई कराई है 1000? जी। और सबसे ज़्यादा कहाँ से कराई? सऊदी अरब से, सबसे ज़्यादा सऊदी से। सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से। और कौन कौन से देश हैं जहाँ इंडियंस फंस जाते हैं जाके? मलेशिया में बहुत फंसते हैं। मलेशिया में? हाँ, मलेशिया का ऐसा ये लोग करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं बैंकॉक, और बैंकॉक ट्रिप पे ले जाते हैं, और वहाँ से बाई नाव, मतलब बोट से लेके जाते बोट हैं। से ले जाते हैं मलेशिया। और ये जब मलेशिया पहुँचते हैं तो इनलीगल होते हैं। अब जब भी वो आएंगे 2 साल 4 साल जितने दिन उनको रहना है, काम करें, पैसा कमाएं, लेकिन जब भारत आएंगे ना, तो फिर वो इनलीगल हैं। तो अब जैसे 2 साल रहे तो 2 साल का उनको जुर्माना भरना पड़ेगा वहाँ पर। वहाँ पर। और तब इधर भी तो एंट्री आसान नहीं होगी। नहीं, कैसे आएंगे? जैसे यहाँ से वो गए मलेशिया, और मलेशिया इनलीगल है ना वो, तो इनलीगल है, जाहिर सी बात जब वो भारत आएंगे कहीं तो documentation वहाँ की नहीं है। गवर्नमेंट का जो नुकसान आपने किया है इनलीगल रहकर, तो वो तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा ना। तो अब या तो पुलिस को पकड़वाओ, या तो इंडियन हाई कमीशन से संपर्क करें। तो इंडियन हाई कमीशन क्या करती है, शेल्टर देती है, 3-4 महीना लगता है उनको एग्जिट करवाने में। तो जब उनका केस वहाँ पे भेजा जाता है तो 35,000 50,000 रिंगिट, इतने उनके ऊपर जुर्माने होते हैं। मतलब 1 रिंगिट जो होता है वहाँ का, यहाँ 17-18 रुपया होता है। हाँ, 17.5 रुपये। हाँ, तो अब सपोज़ करिए कि एक गरीब आदमी जो कितनी मशक्क़त से, जो भी वो कमाएगा वो हाँ, तो वो दे के आ गया वहाँ। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि आप मलेशिया जाइए, लेकिन कभी भी इनलीगल मत जाइए। जब भी जाइए सारे डॉक्यूमेंट और कागज़ के साथ जाइए। ये ताकि पूरा रैकेट क्या है, कैसे काम करता है ये बहुत बड़ा रैकेट है, और इस पचड़े में हम इसलिए भी नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि अगर इसमें हम पड़ गए तो फिर हम ये वाला काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, रेस्क्यू का काम तो आप करते ही रहेंगे, लेकिन समझ तो होगी कि ये हाँ, कैसे ये होता है, ये फर्जी एजेंटों का बहुत बड़ा जाल है, और ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं। इनका कुछ हो नहीं पाता। मैंने बहुत क्षेत्रीय अपने जो लड़के आते हैं उनसे मैंने कंप्लेंट करवाई है, वो क्या उनके पास सेटिंग होती है वो बच जाते हैं। तो इस पे कोई कानून आए, अगर कोई कानून आता है तो ही इसको हम बचा पाएंगे, नहीं तो ये तो चलता रहेगा। तो इसमें कौन ज़्यादा फंसता है? पुरुष फंसते हैं, महिला फंसती है, सभी बच्चे फंसते हैं, फंसते सभी हैं? फंसते हैं। अगर इलीगल तरीके से या विजिट वीज़े पे आप गए हैं तो आपको फंसना ही है। और अगर आप एम्प्लॉय वीज़ा गए हैं तो जाहिर सी बात, एम्प्लॉय वीज़ा में ये होता है, एम्प्लॉयड वीज़ा में कि भाई जाहिर सी बात वो कंपनी का रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा तभी तो आपको बुलाया है। तो आप कम से कम केस तो कर सकते हैं। विजिट वीज़ा पे क्या केस करेंगे आप? विजिट वीज़ा आप घूमने गए थे, आप वहाँ आप काम कर काम रहे हैं, करने लगे। तो अब उसमें किसकी गलती है? आपकी गलती है। तो आप विजिट वीज़े पे ना जाएं। जब भी जाएं तो कंपनी के काम के ही वीज़े पे जाएं, भले ही वो मजदूरी का काम हो, कम तनख्वाह हो, कम से कम एक जिम्मेदारी तो रहेगी। और जो एजेंसी भेज रही है वो भी जिम्मेदार रहेगी।
आप विजिट वीज़े पे गए तो काहे की जिम्मेदारी? तो बस यही इस टाइम पर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, तो जो लोग जाना चाहते हैं बाहर, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अगर 4-5 पॉइंट्स हो कि इसका ख्याल सबसे रखो। पहले एजेंट की आप वेरिफिकेशन करें। जो एजेंट एजेंसी से मिलवाता है, पहला काम आपको डायरेक्ट एजेंसी आपको अप्रोच नहीं करती। सबसे पहले आपका जो क्षेत्रीय एजेंट, सब एजेंट होता है, उसकी आप जाँच पड़ताल कर लें कि ये जो अभी तक जितने लोगों को भेजा है, क्या वो लोग वहाँ पे सही है या कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है ना? तो ये फिर वो बताएगा कि हम फला एजेंसी के माध्यम से तुम्हें भेजेंगे। तो वो एजेंसी को भी आप वेरीफ़ाई कर लें गूगल पे, कि जैसे फ़हद या अनास इस टाइप की जो एजेंसियाँ हैं, तो बम्बई में जो काम कर रही हैं, तो उनको गूगल पे आप सर्च कर लीजिए कि कि वे ठीक भी हैं हाँ, कि नहीं? ठीक-ठाक है। वो तो उसके रिव्यूज़ पढ़ के रिव्यूज़ पता वगैरह चलता पढ़े है। होंगे, तो वो भी पढ़ लीजिए, सब गूगल पे रहती है। फिर उसके बाद वहाँ पे जाइए तो सारे जो कागज़ात आपको साइन करने हैं, वो ऑफ़िस में करिए। और आप एक बंदा ऐसा लेके जाइए जो इंग्लिश में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो पढ़ ले। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप किसी को पकड़ लीजिए, या तो आप उसका फ़ोटो खींच के आप ऐसे किसी बंदे के पास भेजिए जो पढ़ा लिखा है, जो वो पूरा, समझ सके हाँ, उसको। वो पूरा पढ़ लेगा, तब आप साइन करिए। अगर उसमें 800 रुपया दरहम लिखा है तो आपको 800 ही मिलेगा। एजेंट भले कहे 1600 वहाँ मिलेगा, 800 ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए लिखा, नहीं, 800 ही मिलेगा। अगर 12 घंटा काम लिखा है तो 12 घंटा तो करना 12 है। घंटा आपको काम करना, हो सकता है 13 घंटा भी वो करा लें, लेकिन आपको वहाँ काम करना है। एजेंट क्या करते हैं, लिखा 800 रुपया है, बताते हैं 1600 रुपया है। ये क्या होता है, वहाँ का रूल होता है, ये उसको लेबर को समझाते हैं कि वहाँ का रूल होता है, कम बताना पड़ता है। नहीं तो टैक्स हो जाता है, ये मतलब कुछ भी झूठ झूठ बोल बोल के देंगे। उनको गुमराह करते हैं। और वहाँ जब जाओगे आपको तो हो सकता है आपको 2000 भी मिल जाए, 1600 तो छोड़िए। अब वो लालच में बेचारा चला जाता है। वहाँ पता चला तो एग्रीमेंट में 1600 लिखा है, 12 घंटा ड्यूटी, 1600 खाना भी नहीं मिलेगा। अब बताइए आप 800 रुपये में क्या कमाएँगे, क्या बचाएँगे, क्या घर भेजेंगे? और तो गौतम राजभर की स्टोरी सुनने से पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें कम पढ़े लिखे लोग फंस हाँ, रहे हैं, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी भी पढ़ा फंस लिखा रहा भी है। फँस जाता है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपके सारे जो वो होते हैं अधिकार ख़त्म हो गए। अब सारे अधिकार उस कंपनी के हैं। इंसान का कोई अधिकार ही नहीं बचता वहाँ पे। वो जो एग्रीमेंट साइन कर दिया आपने, तो उसने आपने अपने हाथ पैर कटवा दिए। तो अब जो फ़ैसला करेगा वो करेगा। आपको वो करना पड़ेगा जो उसमें लिखा है। तो गौतम राजभर में भी यही फ्रॉड हुआ था कि गौतम राजभर को बताया तो गया था सुपरवाइज़र के लिए, लेकिन काम वो मज़दूरी का ही था, हेल्पर का, वो भी मज़दूर का भी नहीं, कि कोई कारीगर या मेसन का काम, पेंटर, प्लम्बर, इस टाइप का कोई काम आपको करना नहीं। वहाँ पे आपको हेल्पर मज़दूर का काम दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हेल्पर मज़दूर लिखा था। जो उसने नहीं देखा। हाँ, उसने देखा नहीं, उसने भी अच्छा एक चालाकी और करते हैं सर। वो लोग क्या करते हैं कि एग्रीमेंट जो साइन करवाते हैं वो एयरपोर्ट पे करवाते हैं। देखिए कितना फ्रॉड करते हैं। अब वापस नहीं जा सकता वहाँ नहीं, से वो। आपके पास टाइम ही नहीं है हाँ, ना। वो तो वापस नहीं जा सकता, हाँ, अगर आ चुका तो है वो वहाँ। वो बोलेंगे आप एयरपोर्ट पे पहुँचो, मैं एग्रीमेंट लेके पहुँच रहा हूँ। अब आप जब वहाँ पहुँचे, फ्लाइट का छूटने का बोर्डिंग होने का आधा घंटा बचा, आधे घंटे में क्या आप पढ़ोगे और क्या आप फ्लाइट पकड़ोगे? तो जल्दी जल्दी, अरे अगर कहीं आपने पॉइंट देख भी लिया, अरे यार यहाँ तो 700 रुपये लिखा, अरे जाओ जाओ, हम वहाँ देख लेंगे, हम बात कर लेंगे। अब वहाँ चले गए आप, जाने के बाद ख़त्म सब। तो वो वही होगा जो उस पे लिखा है। तो मेरा कहना ये है कि आप जाइए सऊदीया और विदेश बिल्कुल जाइए, लेकिन बहुत सतर्क और सुरक्षित होके जाइए। आप इतने लोगों को रेस्क्यू करते हैं, एक आपका अपना नेटवर्क भी तो होगा। जी। देखिए सबसे बड़ा नेटवर्क तो हमारी सरकार है। और क्योंकि जब सुषमा जी विदेश मंत्री बनी, तो उन्होंने विदेश मंत्रालय नीतियों के निज़ाम को बहुत अच्छा किया, और ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए कि आम इंसान भी अगर अपनी फ़रियाद लेके वहाँ पहुँचता है तो उसकी मदद होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग वो लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और पढ़े लिखे भी होते हैं तो उनको लगता है कि तो बहुत बड़ा मामला हमारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तो आबिद भाई के माध्यम से ही चले जाएँ, काम तो तब भी होना है। तो ये तो हो गया सरकार और विदेश मंत्रालय और संबंधित एम्बेसी का मामला। अब जब हम 10 साल से इस विषय पे काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात हमारे बहुत सारे संपर्क भी बने हाँ, होंगे। संपर्क बने, और अच्छे, जब आप कोई अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे, और जब आप बुरा काम करोगे तो बुरे लोग मिलेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि उसी हिसाब से आप लोग को तलाश करेंगे और ऐसे लोग आपसे कनेक्ट होंगे। तो अच्छे काम की नीयत से हम जब निकले थे तो अच्छे लोग हमें पूरी दुनिया में मिले। एक संस्था है एम इंडिया फोरम, ठीक है? एम इंडिया फोरम को मैं तकरीबन
2-3 साल से जब से वो बनी जानता हूँ। तो उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मुज़फ़्फ़र शेख साहब। मुज़फ़्फ़र शेख साहब कैप्टन थे और उन्होंने जॉब छोड़ के ये काम शुरू किया। कैप्टन सेना में? नहीं, वो उसमें एयरलाइंस वगैरह में थे। तो इस वक्त वो यूएई में इस्टेब्लिश है और वो बड़ा मदद करते हैं प्रवासियों की। उनके पास अच्छे वो हैं कॉन्टेक्ट्स हैं पूरी दुनिया में। तो जो केस ऐसा होता है कि मुझे जिसमें पैसा लगाना होता है, क्योंकि पैसा मेरे पास नहीं है, तो मैं मुज़फ़्फ़र भाई को देता हूँ और वो हर मुमकिन मदद करते हैं। मतलब कुछ भी अगर उसमें चाहिए तो उसमें वो लगाते हैं और उनके इस वक्त पूरे दुनिया में उनके कॉन्टेक्ट्स हैं और मीडिया वूडिया में बहुत कम रहते हैं, बट वो काम बहुत अच्छा करते हैं। तो इसी तरह एक हमारे सुहेल बुखारी साहब थे कतर के अंदर, एक हमारे फ़खरुद्दीन साहब हैं ओमान में, और एक इलियास भाई हैं दम्माम में रहते हैं, एक नाज़ साहब हैं, वो नाज़ अहमद साहब, वो दम्माम में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पूरी लोग दुनिया हर में हर लोग हैं। हाँ, हर जगह पे हैं। तो उनको मैं कभी-कभी मुझे एकदम तुरंत मदद चाहिए, जैसे लड़का वहाँ से हमें हटवाना है, अब वो नहीं हटेगा तो मारा जाएगा, बहुत कंपनी मारेंगे में उसको कहीं बंद करके रखा हुआ है। बंद करके। तो ऐसे में मुझे लोकल लोग की मदद लगती है, तो वो लोकल लोग से मैं तो लोकल लोग क्या करते हैं, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी होती है उसके माध्यम से वो वहाँ पे रहकर काम करवा लेते हैं। और इसमें बहुत पैसे भी तो लगते होंगे। हाँ, ये पैसे एक जब आपने पैसे की चर्चा की तो मेरे दिमाग में ये बात आई हुँ। कि इतने पैसे लगते हैं, इसका अरेंजमेंट कैसे होता है? पैसे लगते हैं एक्चुअली। पैसा बहुत सारे केस जो होते हैं, जैसे एग्ज़िट हो गया किसी लड़के का और अब वो टिकट का मामला है, तो जैसे अभी इमरान का ज़िक्र हुआ, उसका टिकट नहीं हुआ, तो अभी मैं चाहूँ तो आज उसको बुलवा लूँ, अभी एक टिकट करवाऊँ वो इंडिया आ जाएगा। लेकिन टिकट बुलवाने से मसला ये है कि उसकी जो सैलरी ड्यू है, उसका जो पैसा लगा वो है, नहीं मिलेगा। वो सब नहीं मिलेगा। तो मैं उसका अभी इंतज़ार कर रहा हूँ और जैसे ही उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो भारत आ जाएगा। तो जब टिकट की बारी आती है तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं, तो उनसे मैं टिकट भी करवा लेता हूँ। बता देता हूँ कि भाई लड़का टिकट की वजह से नहीं आ रहा यार, आप कहने से क्या फ़ायदा? तो वो टिकट भी मतलब पूरी तरह से सेल्फ फंडेड ही है। हाँ, तो मैं मतलब मेरा मकसद है रोहित भाई कि मैं उस भारतीय को किसी भी तरह लाना चाहूँगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और जहाँ तक अगर मुझे खुद को पता है बेचना कि पड़े तो मैं बेच दूँगा। कोई ऐसा एनजीओ भी नहीं है कि उसके थ्रू कोई फंड आता हो। अच्छा, एनजीओ नहीं बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो फिर पैसे के लेन-देन और लालच इंसान की बढ़ जाती है कि बहुत सारे लोग मशवरा देने आ जाते हैं कि अभी एनजीओ 3 साल के जैसे होगा, अरे यार आप वेट नहीं ले रहे हो, मैं यहाँ से दिला दूँगा, वहाँ से दिला दूँगा। तो वो फिर आदमी मकसद ख़त्म हो जाता है। जिस मकसद के लिए आप निकले थे, तो वो मकसद रहना चाहिए, वही हमेशा रहना चाहिए। उस मकसद को आप ना चेंज करिए। बहुत सारे जो महापुरुष गुज़रे हैं, तो उनका एक मकसद था ना कि भाई मुझे इस मकसद पे काम करना है। तो उसी विचारधारा के तहत वो काम करते रहे, इसलिए आज उनको लोग पूजते हैं, याद रखते हैं। याद करते हैं। अच्छा, कई बार मैंने ये भी सुना है कि जैसे कोई काम करने के लिए विदेश गया और उसकी वहाँ डेथ हो गई, हुँ। तो उस बॉडी को भी तो लाना कोई आसान नहीं होता होगा इंडिया। मैं सऊदी अरब का ही ज़िक्र करूँगा। सऊदी अरब से बॉडी लाने में जो खर्चा आता है, वो कोई 18 से 20 हज़ार रियाल खर्चा आता है। 18 से 20 हज़ार रियाल जो ज़्यादा भी भारत चला जाएगा, जो भारतीय रुपए में साढ़े 4.5-5 लाख साढ़े के, 4-5 लाख रुपए। ये टोटल खर्चा आता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप टोटल बॉडी भारत ला सकते हैं। मैं क्या कर इसमें देखिए सबसे लेकिन जिस तरह के लोग जाते हैं, क्या उनके पास 4.5 लाख रुपए होते होंगे? बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूँ कि इनके सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाता हूँ, डॉक्यूमेंट में एम्बेसी भेजता हूँ। एम्बेसी क्या करती है कि वहाँ जो उसका स्पॉन्सर होता है, जिसके पास वो बंदा काम करने गया, उससे कहते ही है एम्बेसी कि बॉडी, तो वो जब बॉडी नहीं भेजता तो भारत सरकार उसमें मदद करती है। मेरा मकसद होता है कि बॉडी परिवार का पैसा ना लगे। एक तो उसका परिजन छिन गया, जो कमाने जो गया था, कमाने गया वो चला गया। वही चला गया, तो अब वो जब उनके पास है ही नहीं तो कहाँ से मंगवाएंगे? तो भारत सरकार या हमारी बहुत सारी कम्युनिटियाँ वहाँ पे होती हैं, भारतीय कम्युनिटी जो एनजीओ की शक्ल में काम करती है, लिटरेचर, कल्चर और इस टाइप के प्रोग्राम्स करती रहती, मुशायरा-वशायरा आपने सुना होगा, जो ये जद्दा में मुशायरा पढ़ने फलाँ शायर गए, तो वो कोई अरबी नहीं बुलाता है, वो हमारी अच्छा, वो इंडियन कम्युनिटी ही हाँ, वहाँ से इंडियन बुला रही है। कम्युनिटी ही बुलाती है। तो जैसे 15 अगस्त का प्रोग्राम है, तो 3-4 दिन वहाँ सऊदी अरब में अलग-अलग शहर में लोग प्रोग्राम करते हैं, तो वो इंडियन कम्युनिटी वाले होते हैं। उनके पास एक फ़ंड होता है,
तो उस फंड के माध्यम से वो लोग भी मदद करते हैं। अगर वो लोग तक हम नहीं पहुंच पाते तो भारत सरकार के पास भी अपना एक फ़ंड होता है ऐसे लोगों की मदद करने के लिए। तो वो फिर वो अप्रूवल लेते हैं, फिर हमें एक लेटर यहाँ से भेजना पड़ता है भारत सरकार से और विदेश मंत्रालय से कि हम जो ये परिवार जिसका इंतकाल हुआ है ये गरीब है और ये सक्षम नहीं है बॉडी लाने के, तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसमें मदद करके बॉडी भेजना। तो भारत सरकार अपने खर्चे से बॉडी भिजवाती है। और अभी तक हम कम से कम 6 से 700 बॉडी का काम करवा चुके हैं वहाँ से या हाँ, ला कुछ बॉडियाँ वहाँ दफन करवाने में भी हम मदद करवाते हैं, कुछ लाने में मदद करवाते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी बॉडी का काम करवाया है और हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि इसमें परिवार का पैसा ना लगे। थोड़ा वक्त जाता है लेकिन पैसा नहीं लगने देते। और जैसे ऑफिसर्स से डील करना भी तो कोई बहुत आसान काम नहीं होता होगा, लाल फीताशाही नहीं, बहुत है। ऑफिसर से डील करना आसान तो नहीं होता, लेकिन ऑफिसर जो जैसे एक ऑफिसर 2 साल तक रहता है एक एम्बेसी में। आपने उनसे संपर्क बनाया हाँ, और तो वो जब चला तक वो गया। चले जाते हैं तो मैं ज़्यादा ऑफिसर से कांटेक्ट है मेरे पास, बहुत कम 25-50 ऑफिसर से कांटेक्ट हो चुके हैं और बड़ी मतलब एम्बेसडर तक से मेरी जान पहचान है। लेकिन वो जिस मुल्क में थे अब वो विदेश मंत्रालय आ गए वापस, यहाँ सचिव बन गए, तो कभी वहाँ चले गए, तो फिर उनको फॉलो अप करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाके सर्च कर लेता हूँ अब कौन है? अब कौन है, तो उसका नंबर निकालता हूँ, उसका ईमेल एड्रेस निकालता हूँ और अपना तारुफ देता हूँ, मैं सैयद आबिद हुसैन और ये केस में भेज दो सर, आप इसकी मदद करो। वाकई वो लोग मदद करते हैं, तो मुझे ज़्यादा कॉन्टेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशंस इस तरह के होते हैं, निकालना इतना टफ होता है, बॉर्डर तक पीछा हो रहा है, ऐसा होता है? जैसे अभी ईरान का जो मामला हुआ था, तो ईरान एम्बेसी ने मुझे एक ग्रुप में जोड़ा था, उनका एक ऑफिशियल ग्रुप बना था। तो पता नहीं क्या मेरा नंबर वो लोग पा गए, तो मेरे को उन्होंने जोड़ा और मैंने उसमें कम से कम 2500 केस डाला। जब भी अभी जो सूडान में चल रहा है, इससे पहले ईरान में चला, उससे पहले रसिया वाला जो युद्ध चला, तो जब भी ये कोई आपदा आती किसी मुल्क में या युद्ध वगैरह चलता है, तो आप खबर पढ़ते होंगे कि वहाँ से 500 भारतीय निकाले गए, इतने हाँ जी, निकाले हाँ गए। जी। तो वो सब जो होती है एक एडवाइजरी जारी करते हैं और एक नंबर और वो ईमेल एड्रेस वो लोग जारी कर देते हैं। तो उस ईमेल एड्रेस पे और उस फ़ोन नंबर के व्हाट्सएप नंबर पे आप उनके डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, तो वो लोग जहाँ पे भी वो 8-10 लड़के स्टूडेंट वगैरह फंसे रहते हैं, वो भारत सरकार की टीम वहाँ वहाँ पे पहुँचती है। उनको रेस्क्यू करती है और उन्हें भारत भेजती है। तो इसमें भी मैं काम करता हूँ। जब ऐसा कुछ आपदा आता है तो मैं फट से ट्विटर पे जाता हूँ कि भाई जिस मुल्क में ये मामला चल रहा है, एम्बेसी का क्या रवैया इसमें है, क्या अच्छा, वहाँ की एम्बेसी नहीं, कि हमारी एम्बेसी हमारी एम्बेसी वहाँ क्या एडवाइजरी जारी कर चुकी है। तो वहाँ फट से वो सारे डॉक्यूमेंट में कलेक्ट करके और तलाशने लगता हूँ कि अपने कोई क्षेत्र में या अपने जानने वाले में कोई बच्चा कोई तो नहीं निकल फंसा आए। है। हाँ। यूक्रेन, दोनों एम्बेसी, जो भारतीय एम्बेसी है उसकी एडवाइजरी मैंने पढ़ी, तो उन्होंने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर और एक हेल्पलाइन ईमेल वहाँ पे छोड़े थे और वो मैंने तुरंत उसकी कॉपी करके अपने पास रख ली, है ना। और उसके बाद भाई मुझे ऐसे केस आने लगे, कंटिन्यू केस आने लगे और मैंने उस वक्त 70-80 स्टूडेंट के केस एक ही दिन में भेज दिए। अब गूगल पे मैं दिखाऊंगा आपको वो ईमेल एड्रेस पे। तो उसी दरमियान मुझे रेनू यादव का केस, जो आजमगढ़ की एक लड़की थी और वो बड़ी फेमस हुई थी, कई वीडियो उसने वहाँ से बना के भेजे थे और वो वीडियो मुझे मिल गई और मैंने ट्विटर पे लिखा। तो उसी वीडियो पे जो मैंने लिखा था ट्विटर पे, उसी वीडियो पर वहाँ से जवाब आया और रेनू यादव की मदद जब हुई और रेनू यादव ने मुझे ट्विटर पे शुक्रिया लिखा, तो फिर मैं 5-6 दिन लगातार उस विषय पे काम किया और कई सैकड़ों स्टूडेंट की मैंने मदद करवाई वहाँ से। और इस तरह की कहानियाँ कौन सी दिमाग में आजकल एक और मामला मैं आपको बताना चाहूँगा दुबई का। दुबई में आजकल क्या हो रहा है, यूएई में, दुबई तो एक शहर है, यूएई पूरा जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात जो है, तो दुबई इसलिए हम लोग कहते हैं कि दुबई दुबई से जाना जाता है। हाँ, नहीं, सबसे पहले डेवलप दुबई हुआ, तो जब डेवलप हुआ तो पूरे मुल्क नाम दुबई ही पड़ गया तो इसलिए दुबई लोग कहते हैं, यूएई होता है। तो यूएई में आजकल एक बहुत बड़ा फ्रॉड ये चल रहा है कि भारतीय जो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे ड्रग्स, तंबाकू, ये सारी चीज़ें बैन है ना। और भारतीयों
इनको कुछ पता होता नहीं, जो हमारे प्रवासी होते बहुत बेचारे इनोसेंट होते हैं, तो इनका इस्तेमाल वो लोग करते हैं। ये सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं पाकिस्तानी। ये क्या करते हैं, आपके नाम से फर्जी अकाउंट खोल देंगे और वो लोग करते हैं ड्रग्स, तंबाकू, इस टाइप के इलीगल काम। और इन्हें थोड़ा सा लालच दे देते हैं कि मैं आपके नाम से एक अकाउंट खुला लेता हूँ, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा और आप क्या है कि पैसा हमको दे दिया करें और उसका एक परसेंटेज आपको हम दे देंगे। तो वो लड़के बेचारे थोड़ा सा लालच में आ जाते हैं, या लालच में नहीं आ जाते, या मदद के तौर पे भी, हाँ ठीक भैया कर लीजिए, आपका मदद हो जाएगा ना, हाँ मदद हो जाएगी। शक नहीं करते हैं हाँ, कि शक आगे- नहीं करते, मतलब इतने इनोसेंट भारतीय होते हैं, इनको नहीं अभी दुनियादारी पता है। तो अभी मेरे पास एक लड़के का केस है, विशाल नाम का लड़का है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। विशाल जो है, उसके अकाउंट से लेन देन हुआ ड्रग्स, ड्रग मनी। हाँ ड्रग मनी, और परिवार को पता ही नहीं था, और लड़कों को भी नहीं, उस बच्चे को भी नहीं पता है कि हम इस केस में अंदर गए हैं। तो हम जब अभी गांव गए थे तो वो उसका पिता हमसे मिलने आया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे हमारा लड़का फंस गया। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए और मैंने एम्बेसी को भेजा, है ना। तो एम्बेसी का जवाब आया कि ये जो लड़का है ये ड्रग केस में जेल में है, ड्रग मनी का पैसा इसने लेन देन किया अकाउंट में। तो अब इसके वालिद के मतलब जब ये बात सुना तो जाहिर सी बात पसीने आ गए, वो पैरों रोने तले वोने जमीन लगा। खिसक जाएगी कि ऐसा वो भी दूसरे मुल्क में। तो फिर मैंने पता लगाया, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं बोले हाँ यार आबिद भाई आजकल यहाँ बहुत ज़्यादा ये फ्रॉड चल रहा है। जैसे देखेंगे कहीं अकाउंट, लड़का कहीं पार्क वार्क में ऐसे बैठा है लेटा, तो उससे जाके पास में क्या नाम है, नाम हम पूछ के उसको फट से आपका मोबाइल ले लेंगे, एक अकाउंट आपके नाम से गूगल पे वगैरह बना देंगे, वहीं बना देंगे, वहीं से लेन देन करके चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं कि आपके साथ कांड हो गया। अब जब आप वहाँ से इंडिया जब आएंगे और जैसे आप एयरपोर्ट में जब इमिग्रेशन करवाने जाएंगे तो सारी चीज़ वहाँ पे, क्योंकि एक एक चीज़ वहाँ पे शो हो जाती है, ट्रेस होती है। ट्रेस हो जाती है। अब वो आप पता चल रहा था भारत आ रहे थे, आप वहाँ से रिटर्न कर दिए गए, आपको सीआईडी ने गिरफ्तार कर दिया, अब आपके खिलाफ जांच शुरू हो गई है। तो इस पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ रोहित भाई कि जो भी ये मेरी बात सुन रहा है तो इस पे बहुत आप चौकन्ने रहिए। जो भी हमारे भारतीय यूई वगैरह में रहते हैं, ऐसे अनजान लोग से आप बात ना करें। अगर इसलिए मोबाइल मतलब किसी लिए भी मोबाइल अगर आपसे मांगा जा रहा है तो कतई आप मोबाइल ना दें और अपने डॉक्यूमेंट शेयर ना करें। अनजान आदमी को तो हाँ, बिल्कुल आपका भी अकामा नहीं। सुरक्षित रहना चाहिए, आपका पासपोर्ट आपके पास सुरक्षित रहना चाहिए, उसकी कोई भी कॉपी किसी को फ़ोटो ना खींचने दें, ना किसी को भेजें, है ना, कभी भी। अगर आपने अकामा भी भेज दिया या आपने आईडी भेज दी। अकामा क्या होता है? अकामा एक आईडी वहाँ बनती है, एक आईडी बनती है, जैसे जब आप जाते हो तो तो वहाँ के लिए जो हाँ आईडी हाँ, बनती तो है। वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, वहाँ रहने के लिए एक आईडी बना देते कि ये बंदा इस कंपनी में काम करता है, और उसके उस डॉक्यूमेंट के पास बहुत पावर होते हैं। आप वहाँ सिम ले सकते हैं, वहाँ आप मोबाइल फाइनेंस करा सकते और हैं, जो भी होगा उस अकाउंट से जुड़ा हाँ हुआ उसी होगा। अकाउंट से जुड़ेगा, और वो इसका एक अकाउंट बन जाएगा और आपका अकाउंट भी उसी अकामा से खुलेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, उसी अकामा से खेलते हैं। तो ये आप अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ सुरक्षित रखिए, किसी से शेयर ना करिए। और कौन सी इस तरह की कहानी? तो अभी मैंने एक रिसेंटली एक जेल का काम करवाया है। एक लड़का है जिसका नाम है शाहबाज रज़ा, ये आज़मगढ़ के हैं, और ये 2022 में गिरफ़्तार हुए थे। और कहाँ पर? सऊदी अरब में, अल हसा दम्माम में। और ये केस मेरे पास कोई 6 महीना पहले आया था। इनको 5 साल की सज़ा हो गई थी, और इनकी पैरवी ना होने की वजह से इनको सज़ा हुई। ना तो इनके पास पैसे थे, ना इनके पास वकील करने के पैसे थे, तो कुछ भी इनके पास नहीं था। तो इसकी एक बहन है, उसने मुझसे संपर्क किया, और 6 महीने पहले मैंने इसका केस उठाया था। और 5 साल की सज़ा देखी, 5 साल सज़ा होने के बावजूद भी हमने उसको 2 साल में वापस बुला लिया। तो शहबाज रज़ा आजकल भारत आ चुके हैं। और मैं ये कहना ये चाहूँगा कि अगर आपको किसी फर्जी केस में पुलिस ने उठा लिया या आपको सज़ा भी हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ कि एम्बेसी से अप्रोच करवा के इसको पुनः जांच करवाता हूँ कि ये जो लड़का है अगर सही गिरफ्तार हुआ है, गलत गिरफ्तार हुआ है। तो एम्बेसी के पास जब ये मामला पहुँचता है तो एम्बेसी उसको पुनः जांच करवाती है वहाँ पे कि भाई आप भारतीय नागरिक है, तो उसका अधिकार जो है वो एम्बेसी के पास उसकी मदद करने का। तो पता चलता है कि वो बेगुनाह था, तो बेगुनाह की वजह से उसको फिर छोड़ा। अगर 5 साल सज़ा हो गई, 2 साल में वो भेज रहे, तो जाहिर सी बात है कि वो बेगुनाह था। तो भारत आया वो, और उसने मुझे पूरी कहानी बताई कि आबिद भाई मुझे बेफजूल में वहाँ पे गिरफ़्तार कर लिए, जो कि मैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, क्योंकि जिन्होंने मुझे फंसाया वो उनके अपने ही लोग थे, जानने वाले लोग थे। इनको वो लोग कुछ काम ऐसे करते थे, अब भाई इनसे जान पहचान इनकी थी,
और उसकी शक के बिना पे इनको अंदर कर दिया और 5 साल की सज़ा भी हो गई। नहीं, जो लोग कहते हैं कि सऊदीया में बड़ा इंसाफ है और हम यूएई लोग तो में यही बड़ा सुनते हैं कि इंसाफ ऐसे है, छोटी चोरी की चोरी का हाथ काट हाथ दिया। काटा, अरे सब कहने वाली बात है भाई, सब कोई इंसाफ वाले नहीं। भारतीय हो, अब वहाँ के जो नागरिक हैं उनका अलग कानून है, और जो भारत का या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी दूसरी जगह से आया या है, हाँ जो गैर मुल्की है उसके लिए अलग कानून। अलग कानून है। तो ये कैसा इंसाफ? इंसाफ तो हमारे जो नबी के ज़माने में जो इंसाफ था, चाहे वो गैर मुल्की हो या सेम मुल्की हो, सबके लिए सबके बराबर। लिए बराबर कानून था ना। तो वो दौर ख़त्म हो गए हैं। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं मुसलमानों पर और हिंदुओं पर, सब पे ज़्यादतियाँ होती हैं वहाँ। आप कौन कौन से देश गए हो? मैं बताना चाहूँगा, मैं आज तक विदेश नहीं गया, कभी नहीं? कभी नहीं तो गया। जो भी काम हो रहा है हाँ, यहीं सब से यहाँ हो रहा बैठ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला। और अभी दुबई का है मुझे ऑफ़र, मैं दुबई जाने वाला हूँ। एक हम लोग इवेंट कर रहे हैं दुबई में, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, प्रवासी मज़दूरों पे ही कर रहे हैं। तो हमारी जो संस्था है एम इंडिया फोरम, उसके ज़ेर तमाम वो प्रोग्राम होगा। और भारत सरकार के कई मिनिस्टर भी हम लोग बुला रहे हैं। अभी प्रवासी मज़दूरों पे कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम दुबई या सऊदी अरब में नहीं हुआ है। तो एम्बेसी जो कराती है वो बहुत सिलेक्टेड लोग को बुलाती है। हम लोग जो करवा है। रहे तो हैं ये सब की परमिशन आराम से मिल जाती है वहाँ? हाँ, मिल जाती है। तो वो प्रोग्राम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो हो सकता है 26 जनवरी तक हम लोग इस प्रोग्राम को आपकी मूवमेंट्स कभी ट्रैक हुई हैं? मतलब जैसे विदेशों से इतने लोगों को इंडिया लाने का काम, और जैसे वहाँ से रेस्क्यू करते हो, तो कभी इंटेलिजेंस की तरफ से या किसी की तरफ से कोई मूवमेंट ट्रैक हुई है? नहीं साहब, वैसा तो कभी नहीं हुआ, बट हमको तो बहुत सपोर्ट भी मिलता है। हमें तो उत्तर प्रदेश में एक LIU डिपार्टमेंट होता है, आप जानते होंगे। तो LIU डिपार्टमेंट हमको केस भेजता है। अच्छा। IB के जो लोग होते हैं वो हमको केस भेजते हैं, क्योंकि इनको ऐसा होता है कि केस कहीं और से इंस्टिगेट होगा, फिर वो टेकअप कर लेंगे वहाँ हाँ, से। नहीं, क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं, ये जब इनका लड़का फंस गया, तो इनको पता ही नहीं है कहाँ से क्या मदद होगी। ये पहुँच जाते हैं ज़िला कार्यालय। तो जब ज़िला कार्यालय पहुँचते हैं तो कोई बोल देता है LIU चले जाओ, क्योंकि LIU जो होता है वो पासपोर्ट इंक्वायरी करता है। तो इनको समझ में आता है LIU वाले इसकी मदद करेंगे। तो हमारा जो ज़िला है अम्बेडकर नगर, वहाँ जो LIU अधिकारी हैं वो सब हमें जानते हैं, तो उठा के हमको दे देते हैं, आबिद भाई ये केस आया था, थोड़ा देख आप लेना। देख लो। तो वहाँ पे एक अजय साहब हैं, अजय सिंह साहब, तो वो हमें बराबर केस देते हैं। एक संजय साहब है, वो हमको बराबर केस देते हैं। अजय साहब ने एक केस दिया था, एक बाप एक बेटा, दोनों दुबई गए थे और दोनों फंस गए वहीं पर? हाँ, दोनों फंस गए, और दोनों जब फंसने के बाद तो उनसे 2.5 लाख रुपया मांगा गया बाप बेटे से, कि 2.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया आप जमा करिए और भारत जाइए। अब ये लोग गरीब थे, कहाँ से देते? तो अजय सिंह साहब जो LIU अधिकारी थे अम्बेडकर नगर के, उन्होंने मुझे केस दिया था। तो उनको मैंने 1 हफ्ते में निकाला था। तो वो हमसे उल्टा पूछ रहे कि यार आबिद भाई ये करते कैसे हैं आप? तो हमने कहा साहब ऐसे इसका तरीका होता है। बोले यार वो मतलब आपने कुलदीप बचाया, मतलब दिवाली के उसमें आए थे वो, उनको जब मैंने बुलाया था वो दिवाली का दौर चल रहा था। तो क्योंकि उनके समाज में दिवाली का बड़ा महत्व है, तो उन्होंने कहा कुलदीपक, हाँ कुलदीपक आपने, एक घर का कुलदीपक आपने बचाया। मतलब दोनों बाप बेटे फंसे थे ना, तो आने के बाद फैमिली बचाई। हाँ, पूरी फैमिली बचाई। और कौन कौन से शहर हैं जहाँ, या कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस आपके पास आते होंगे? सऊदी अरब, अच्छा मतलब अपने देश में। मैं इस पे थोड़ा सा बात करूँगा। इस पे देखिए मैंने एक बार एक पोस्ट भी लिखी थी। तो जो विदेश जाने का जो सबसे जो डेटा है वो बिहार, ये उत्तर प्रदेश, बंगाल। झारखंड, बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश में बहुत कम केसेस होते हैं, महाराष्ट्र में बहुत कम केसेस होते हैं। लेकिन ये जो बेल्ट है पूर्वी ईस्टर्न भारत, बेल्ट हाँ, जो है। पूर्वी भारत और ये पंजाब का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है केस। तो ये वजह यही है कि बेरोज़गारी है ना। तो बेरोज़गारी की वजह से लोग यहाँ से जाते हैं। और आज़मगढ़ वगैरह के बारे में बताते हैं लोग, जो आज़मगढ़ है, सीवान एक बिहार का ज़िला है। यहाँ पे मतलब लोगों का एम होता है, जैसे हमारा मकसद है सऊदीया जाना। हाँ कि हमको ये करना है, साइंटिस्ट बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, हमारे जो बच्चे हैं ये सब प्लान कर रहे हैं। लेकिन इनका जो एजेंडा होता है, इनका जो एम होता है, इनका यही होता है कि बड़े होंगे सऊदीया जाएंगे। और आप कभी सीवान जाइए, सीवान में आपको
वहाँ के लोगों के जो घर है ना, आपको शहरों में इतने अच्छे अच्छे घर नहीं मिलेंगे। एक हथौड़ा गांव है, उस हथौड़ा गांव में रवीश कुमार ने स्टोरी की थी, वहाँ पे एक भी घर मतलब आपको कच्चा नहीं कच्चा दिखेगा। मकान हाँ, नहीं है। बड़े खूबसूरत बड़े बड़े महल टाइप के उन्होंने कोठियाँ बना रखी हैं, सब सऊदी है। तो वो उनको एक इंस्पिरेशन देता है। सपना दिखता है। हाँ, नहीं लगता है कि यार ये आदमी सऊदी अरब गया था और इतना कमाया तो हम भी जाएंगे। तो सबका वो एक प्लान होता है बड़े बट होने के बाद। इतने जब जिस तरह जो मजदूरी करने के लिए भी जो लोग जाते हैं वहाँ पर, वो इतने बड़े बड़े घर कैसे बना रहे हैं? आप सुनिए ना, तो ये लोग आज़ाद वीज़े पे जाते हैं। पहले एक आज़ाद वीज़े का था। आज़ाद वीज़ा का ये होता है कि वो वीज़ा महंगा होता है। आज़ाद वीज़ा मतलब जैसे बिहार से दिल्ली कोई आ जाए और चिराग दिल्ली वो रूम लेकर किसी भी ठेकेदार किसी भी कंपनी में आज़ादी से काम करे, ठीक। वैसा एक वीज़ा सऊदीया गवर्नमेंट देती थी, उसका आज़ाद वीज़ा नाम रहता था। तो वो वीज़ा लेके, वो महंगा वीज़ा होता, वो लोग लेके जाते थे। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट, घर की पुताई का, फॉल सीलिंग का, वॉलपेपर का। तो ये अगर वो अरबी किसी कंपनी को वो काम देगा तो महंगा होगा। ये इनको लोग देगा, आज़ाद वीज़ा वाले क्या ये करते हैं, और लोगों को लेके आएंगे। हाँ, ये सस्ते में ले लेते हैं काम। तो जब सस्ते में ले लेते हैं तो ये 2-3 लोग को और बुला देते हैं, इनकी एक टीम बन जाती है वहाँ। तो ये ठेके लेके वहाँ काम करते हैं। तो और उसमें ज़्यादा पैसे उसमें आते ज़्यादा पैसा, ये मतलब किसी के गुलाम नहीं है, किसी के उसमें कफालत में नहीं है, ये हैं। हाँ, मुझे ये भी पूछना है। आज़ाद है। तो जब कफालत में नहीं है तो जाहिर सी बात, किसी को देना नहीं है, किसी से लेना नहीं है। जो कमाया अपना है, जो बचाया अपना है। तो ये घर का काम इन्होंने लिया और उसको कम करके कंप्लीट किया, जाहिर से मोटा पैसा आ गया। तो जब मोटा पैसा आया तो जाहिर सी बात गाँव में भी वो मोटा पैसा दिखता है। तो वही तो वो इसीलिए घर इंस्पिरेशन बन रहा उन है। लड़कों पर हावी हो जाता है, जो नए नौजवान हैं, जो अभी बड़े हो रहे हैं, जो देख रहे हैं कि यार कुछ नहीं करेंगे तो सब, ये भी तो जाहिल थे, इन्होंने जाके सऊदी अरब में इतना पैसा कमाया तो मैं भी कमा सकता हूँ। तो ये एजेंट के शिकार हो जाते हैं। इनको वो आज़ाद वीज़ा और हाँ, वो ठेकेदारी वो का नॉलेज कॉन्सेप्ट नहीं ही है, नहीं राइट। मालूम है। हाँ, वो चीज़ें मालूम नहीं है। ये कफालत वाला कानून कफाला क्या है? एक अच्छा कानून आया है। मैंने इसको उसपे ट्विटर पे शुक्रिया भी किया था हुकूमत का। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि पहले क्या था कि हम सऊदी अरब किसी मालिक के पास गए और उस मालिक ने अगर हम पर जुल्म किया या मारा, तनख्वाह नहीं दिया, तो हम कुछ कर नहीं पाते थे, हम बेबस थे। और जब हम कभी किसी पर कफाला करवाते थे, सपोज़ करिए कि इस मालिक को छोड़ के दूसरे मालिक के पास हम काम करने जाएँगे, तो ये हमें लिख के देंगे नहीं, तभी ये ऑनलाइन हटाएगा हमको कि अब हम आज़ाद करेगा। आज़ाद करेगा कि अब हमारे कफ़ालत में नहीं है, ये दूसरी जगह कफ़ाला ले सकता है। तो जब हम दूसरी जगह कफ़ाला लेंगे तो ये पैसा लेगा हमको छोड़ने के लिए। हमसे। भाई ये जो पुराना मालिक है, ये हमको कफ़ाला हटाएगा तो हमसे पैसा लेगा ना, हमको बुलाने में। हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है तो उसका पैसा यस, लेगा। नहीं, अभी सुनिए, जब हमें सऊदी कोई कफ़ील सऊदी अरब बुलाता है तो उसका एक खर्चा आता है। कफील का भी मतलब भी समझाइए। स्पॉन्सर। हम्म। तो स्पॉन्सर जब हमें सऊदीया बुलाता है हिंदी क्षेत्रों से, तो हमें बुलाने के लिए एक पैसा खर्चा करता है, जिसमें अकामा होता है, वीज़ा होता जो है, वो अपनी सरकार को देता है। हाँ, टिकट होता है, ये सारे खर्चे वो पे करता है। और एक 5-6 हज़ार रियाल खर्चा होता है, जाहिर सी बात है। तो अगर हम 3-4 महीना 5 महीना काम करने हमारा उसका नहीं जमा, तो वो पैसा आपसे रिटर्न लेगा, तो आपको आज़ाद कर देगा। अब आप जाइएगा दूसरे के पास, तो दूसरा अभी आपको अगर रखेगा तो वो भी लालच में रखेगा। या तो आप उसको पैसा दे के आज़ादी से वहाँ काम करिए, या तो फिर उसके पास जब काम करेंगे तो फिर वो अपनी शर्तों पे रखेगा। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये लेबर के लिए नुकसानदायक थी। अब वहाँ की मोहम्मद बिन सलमान ने जो अभी कानून लागू किया है, उसमें ये किया है कि कोई भी कहीं भी कफ़ाला ले सकता है। मतलब वो अब आदमी पे डिपेंडेंट हो गया। हाँ, अगर वहाँ काम नहीं जमता है तो आप वहाँ की जो लोकल ऑफिस होती है जवाजात, वहाँ पे जाइए और अपना वहाँ से काम कटवाइए और दूसरी जगह जाके कफ़ाला ले लीजिए, वहाँ काम कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि उनकी मोनोपोली जो थी वो टूटेगी। वो टूट गई। अब उनका जुल्म नहीं चलेगा। अब लेबर की भी सुनी जाएगी। पहले लेबर की नहीं सुनी जाती। लेबर की तब सुनी जाती थी जब लेबर केस करता था। अच्छा, लेबर अगर किसी मालिक पे केस करेगा, उसी के यहाँ रह रहा है और वो जाके केस करेगा, तो पहले तो उसका घर छीन जाएगा। बहुत लोग सलाह देते हैं ना, परेशान भी करेंगे। नहीं, बहुत लोग सलाह देते हैं लेबर कोर्ट चले। अभी लेबर कोर्ट अगर वो जाएगा, सपोज़ करो अगर हम आपके यहाँ रह रहे हैं
और आप हम लेबर कोर्ट चले जाए, तो आप हमें अपने घर में रखोगे? नहीं। सबसे पहले आप हमें घर से निकाल दोगे। अब हम घर से निकल गए तो हम रहेंगे कहाँ? रहने के लिए हमें दिक्कत होती। तो अब वो इसी डर के मारे कोई भी प्रवासी लेबर कोर्ट जाता ही नहीं था। वही जाता था जिसके पास वहाँ रहने कुछ इंतज़ाम था, वो बड़ा मुश्किल था। तो अब आप बेहिचक, क्योंकि सरकार आपके साथ खड़ी है। और ये सारी चीज़ों में मुझे एक चीज़ ये समझ में आई है कि 2034 में, शायद 34 में ना, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है और उन्हें चाहिए लेबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने ठेका ले रखा है और पूरा सऊदी को सजाना चाहते हैं, जैसे कतर ने किया था। वो पूरा सजाने के लिए उन्हें बहुत बड़े लेवल पे आदमी चाहिए। हाँ, आदमी माइग्रेंट चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो लेबर कहाँ से आएंगी? तो लेबर जब आएंगे तो यही भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इसी क्षेत्र की जाएंगी। तो इन्हें हायर करने के लिए बड़ी बड़ी एजेंसियों को ठेका देना पड़ेगा, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ेंगे, है ना, बहुत बड़ी सप्लाई कंपनी को जोड़ना पड़ेगा। तो फिर ये जो कंपनियां होंगी ये अपनी भी मोनोपोली चलाएंगी, अच्छे रेट लेंगे। तो मुझे लगता है सरकार कितनी चालाक होती है। देखो, बहुत पहले से काम पहले चल से रहा है उन्होंने इस एक पर। कानून कर दिया कि अब जो सऊदी अरब में लोग रहते हैं वो आके कफाला करवा के हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। तो और लोग लेके आओ। हाँ, और नहीं, अब जो वहाँ पे, अब सऊदी अरब का डाटा है, कई लाख लोग वहाँ रहते हैं और कई लाख लोग तो वहाँ छुप के रहते हैं। तो उनको मौका मिल गया ना, और डायरेक्ट सरकार से जुड़ने का मौका मिल गया। अब वो सरकार की उस योजना का लाभ उठाएंगे। भाई सरकार ने तो ओपन करिए, कोई भी आए कफाला करे, काम करे और सरकार को उनका लाभ मिलेगा। और उसका लाभ मिलेगा। तो सरकार उस फीफा वर्ल्ड कप के लिए ये सब कर रही है। तो इससे भारतीयों का और प्रवासियों का बड़ा फ़ायदा है, तो इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। तो मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप ये भी बता रहे थे कि वो क्या माइंडसेट, जैसे ठीक है घर, बड़े बड़े घर दिखते हैं उनको सब, लेकिन और क्या माइंडसेट होता है कि चलो सऊदी चले जाओ और फिर बिना जांच यार, पड़ताल के। हम खुद बचपन में जो सऊदी से लोग आते थे वो महकते थे साहब। उनके इतर, इत्र। उनके कपड़े, उनके जूते, यहाँ का बड़ा बड़ा अधिकारी नहीं पहन सकता जो कपड़े और जूते वो लोग पहनते थे। तो जाहिर सी बात, वो पैसा वहाँ कमाते थे, तभी तो वो ये सब चीज़ों को सर्वाइव करते थे। तो ये सब गांव के लड़कों को अट्रैक्ट बहुत करता है। फैसिनेट करता है। हाँ, तो वो उनको देखकर खुद अपने को उस जगह पे रखते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं। काश कि हम भी सऊदी अरब जाए, उतना पैसा कमाएं, हम भी जब आए 2 साल के बाद तो इसी तरह हम भी महके। तो वो हमारे गांव के बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते थे और हमारे अपने फूफा वहाँ पे काम करते थे, तो उन्होंने खूब पैसा कमाए। लेकिन ये सब अब जाके माहौल ख़राब हुआ है। ये जब लेबर बढ़ गई, काम कम हो गया और फिर ये जब एजेंसियां फ्रॉड करने लगी तो समस्या अब शुरू हुई है। पहले समस्या होती थी पर उतनी नहीं होती थी इतनी नहीं जितनी थी। अब हो रही हैं। और मुझे ये भी लगता है कि पहले समस्या होती थी तो शायद हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया का दौर नहीं था, पता भी नहीं पता चलता भी था। नहीं चलता था। तो जैसे अभी भी द गॉड लाइफ मूवी आपने देखी? तो द गॉड लाइफ मूवी तो मुझे लगता है कि वो 90 के दशक की मूवी, मतलब कहानी उस दौर की है। तो उसके पास भी टेलीफोन वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था। और वो रेगिस्तान से रियाद के लिए जो सफ़र करता है वो कितना डरावना है, बहुत भयावह है। डरावना है वो, कई दिन तक वो फंसा हुआ है और उस पर। उसमें उसका एक साथी मर जाता है, दोनों साथी मर जाते हैं, वो अकेला बचता है। तो जब वो पहुंचता है तो वो भी उस कंडीशन में नहीं रहता है कि वो 2 कदम चल पाए, तो वो एक अरबी ही उसकी मदद करके मदद उसको करता है। शहर ले जाता है। और वो कहानी मैं इसलिए बताना चाहूँगा, इसमें एक पॉइंट है। पॉइंट ये है कि पहले एक और फ्रॉड होता था। कि क्या होता था, जब यहाँ से लेबर जाती थी एयरपोर्ट पर तो एजेंट फ्रॉड करके भेज देता था। मतलब किसी के पास भेज नहीं रहा है वो, आप समझे नहीं, बस यहाँ से भेज दिया। ऐसे भेज दिया। कहाँ भेज दिया? टिकट उकट करा के विजिट पे भेज दिया, उमरा भी जब भेज दिया। अच्छा, ठीक है। अब जब आपको पढ़े लिखे तो है नहीं कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा। वहाँ उतरेंगे तब अब पता आप चलेगा। रियाद एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ अरबी बहुत सारे आते हैं, उनको पता है ना कि लेबर उतरने वाली है। तो वो लोग, जैसे कोई लेबर जैसे वहाँ, लेबर चौक पर हम देखते हाँ हैं बहुत राइट, सारे लोगों तो को। वो क्या होता था कि अरबी वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि 2 लेबर खड़ी है, हाँ, तो अब वो मजदूर को लग रहा है कि वही अरबी है जिसके पास इसने भेजा है। अच्छा, वो उसकी गाड़ी में बैठ जाता था। लैंग्वेज एक दूसरे की साफ वो साफ फिल्म में समझ। यही दिखाया है। हाँ, वो जो उसमें भी है मिस्टेक हुई है
और उसी मिस्टेक की वजह से वो बचा भी था। सुनिए, तो वो जब उस पर बैठा वो चला गया, उसने जहाँ ले जाके पटका, जो काम करवाया उसने किया। जब उस पर जुल्म बढ़ गया तो वहाँ से भागा। जब भागने के बाद वो सफ़र जेल में अपने आप को मुंतकिल किया, जहाँ पे हुकूमत ने उसको सफ़र जेल में शिफ्ट किया था। तो आपने देखा था कि वो अरबी फिर आता है, आता है ना, वो अरबी पहचान करने आता है। अब अरबी वहाँ कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो बंदा उसका था ही नहीं, उसकी कफालत में नहीं आया था ना। इसलिए बस आइडेंटिफिकेशन करके नहीं, उसने कहा एक लफ्ज़ आपने सुना नहीं होगा कि काश कि तुम मेरे कफालत में होते तब मैं बताता आपको कि तुम कैसे इंडिया जाते हो। हाँ, वो बंदा डर गया था, वो एकदम कांपने लगा था। लेकिन उसी दरमियान, क्योंकि वो बोल नहीं सकता कि, क्योंकि वो तो इलीगल तरीके से वो अपने साथ ले गया। कबूल नहीं कर सकता है वो। हाँ, कबूल, उस पर केस हो जाता। तो उसने एक जुमला कहा कि काश कि तुम मेरे कफालत में होते तब मैं तुम्हें बताता तुम इंडिया कैसे जाते हो। तो वो एक गलती से उसने वहाँ पे जुल्म सहा और उसी गलती की वजह से वो बच भी भारत गया। आया। हाँ, तो ये बहुत बड़ा वहाँ पे एक पहले वो होता था स्कैम। तो अब तो सब चीज़ें गूगल पे हैं, अब वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपके पास कोई आपके पास बहुत तरह के अजीबोगरीब भी तो कई बार आ जाते होंगे कि केसेस। कोई ऐसा केस याद है जिसमें बहुत ही अजीब रीजन से आदमी फंस गया हो कहीं? हाँ, ऐसे एक केस तो ऐसा है, एक केस हम बताते हैं। एक बम्बई की एक लड़की ही थी, उसका नाम था कुछ भी नाम XYZ मान लेते हैं। नमो, बताते हैं आपको। ना याद आ जाएगा तो बता हाँ, तो देंगे। मैं उस वक्त बम्बई गया था। तो वो बम्बई जब वहाँ से उसके शौहर को पता चला कि मैं बम्बई आया हूँ तो मुझसे मिलने आया। और वो केस हमारे पास एक हमारे दोस्त थे, उनका नाम राशिद था, उन्होंने हमें भेजा था। तो वो जो लड़का मिलने आया वो शौहर नहीं था, उसके साथ शादी वादी लगी थी। तो वो ओमान उसी तरह भेजी गई थी। मैं धोखे बताना से। इसलिए चाहता हूँ कि वो लड़की जब आई ना, उस पर इतना जुल्म उन लोगों ने किया था, आने के बाद मर गई। मर गई? हाँ, इंतकाल हो गया। मतलब कुछ ही दिन में उसका इंतकाल हो गया। वो उसके ऑर्गन सब ख़राब हो गए थे। तो उसकी शादी हुई, उसके प्रेग्नेंट हुई, और वो चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। और उसके शौहर का मुझे फ़ोन आया कि आबिद भाई, वो हमारी बीवी का इंतकाल हो गया जिसको आपने ओमान से निकाला था। हम कि ये कैसे? बोले साहब समझ नहीं आया कि अच्छी खासी तो थी, अच्छी मतलब अच्छी खासी गई थी, वो आने के बाद वो बीमार रहने लगी। तो मुझे लगता है कि कुछ तो वहाँ उसके साथ ज़्यादती हुई इस तरह की कि आने के बाद वो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो ये मेरे को बहुत दर्दनाक लगा कि इतना जुल्म क्यों, कैसे कोई कर सकता है किसी पर कि उसकी जान चली जाए। लेकिन ये भी बहुत अजीब बात है ना कि इतना जुल्म करते ही क्यों है? हाँ, क्या ये और उनके नेचर में है? सऊदी में या जहाँ पर भी लोग यार जाते हैं? वहाँ तो बड़ी इंसाफ की बातें होती हैं। लोग कहते हैं यहाँ बहुत इंसाफ है। हाँ, मुझे मतलब, और ये ऐसे केसेस हम आए दिन सुनते रहते हैं। हाँ, और वहीं जहाँ इंसाफ की दुहाई होती है वहीं पे लोग जुल्म उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके जो नेचर में गुलामी आज भी है। जब दुनिया में नबी आए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने गुलामी प्रथा को ख़त्म किया। जो गुलाम लोग रखते थे और उन पे जुल्म करते थे और सब काम करवाते थे, वो प्रथा को उन्होंने ख़त्म किया। लेकिन वो उनके जाने के बाद, कल्चर में रह गया। हाँ, उनके जाने के बाद जब वो चले गए दुनिया से, ये चीज़ उनके कल्चर से नहीं गई। उन्होंने तो प्रयास किया, बट इंसान वहीं तक प्रयास कर सकता है जब तक वो ज़िंदा रहेगा। तो जब वो वफ़ात कर गए, दुनिया से चले गए, लेकिन वो चीज़ वहाँ ख़त्म नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि अभी भी कुछ परसेंट लोग वहाँ पे हैं, अच्छे अरबी भी होते हैं। भई, वो जो मैं अभी कहानी आपको सुना रहा हूँ, हथौड़ा गाँव और तमाम इस तरह के जो वो अच्छे लोगों के साथ अच्छे उन्होंने लोग के काम साथ किया। काम किए होंगे तभी तो इतना पैसा लेके आए। तो उसमें बहुत सारी ऐसी भी कहानियाँ हैं जहाँ पे लोग जुल्म के शिकार होते हैं और आने के बाद मर तक जाते हैं, इतना जुल्म होता है। जैसे कि आपने पूछा कि महिलाओं के साथ जो समस्या आती हैं, मेरे को एक केस अभी याद आ रहा है। एक लड़की है लखनऊ की, और लखनऊ से वो ओमान गई थी। तो एजेंट, ज़्यादातर जो महिलाओं का केस मेरे पास आ रहा है ओमान का ही आता है। ओमान में एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे खद्दामा जो वीज़ा होता है वो शायद बैन है। खदामा वीज़ा क्या मतलब होता है? एक खादिम, एक खद्दामा।
खदामा मतलब औरत, और घर की काम करने में खदामा, मेड जो होती है। अच्छा, खादिम मतलब घर जो सर्विस प्रोवाइड खादिम होता मर्द, समझ खदामा औरत। तो वो लड़की जो यहाँ से किसी एजेंट के माध्यम से गई, और वहाँ जाने के बाद किसी एक दंपत्ति के पास उसको उसने दे दिया और उसका पैसा ले लिया। और वो परिवार इसको इतना जुल्म करता था कि ये मेरे जब कांटेक्ट में आई तो ये मतलब अपने आप को रोक ही नहीं पाई कि भैया हमें किसी तरह यहाँ से निकलवाइए। तो एक अधिकारी थे एम्बेसी के, उनसे मैंने रब्ता किया। तो उन्होंने कहा कि आबिद भाई ऐसा करिए, आप वहाँ पे लोकल थाने में उसको लड़की को भेज दीजिए। तो वो हमारे जो क्षेत्रीय अधिकार एम्बेसी क्या करती है कि बहुत सारे जो पुराने लोग होते हैं सऊदीया में कहीं पे भी, जो पुराने जिनको अरबी अच्छी आने, तो वो ऑनरी एक काउंसलेट चुन लेती है जिनको अरबी आती है और क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो ऑनरी एक चुन लिया जाता है ताकि वो एम्बेसी का काम करें मदद कर और सकें। अपना भी काम करें। तो उनको एक लेटर वेटर जारी कर देते हैं, एक आईडी वाईडी दे देते हैं ताकि वहाँ की पुलिस वुलिस भी नहीं। तो उनके माध्यम से वो लड़की को उन्होंने वहाँ पे थाने में बुलवाया, और थाने में हमने उस लड़की को भेजा। वो लड़की वहाँ पे आई और उसने वहाँ पे जब बयान दिया तो अरबी इतना जुल्म करता था कि मतलब सारी हदें पार कर दिया था। तो जब थाने में अरबी, क्योंकि जब लड़की पहुँची तो वो खोजने लगा होगा कि भाई लड़की कहाँ गई। तो वो किसी एक वो पहुँच भी नहीं पा रही थी, कोई उसको रास्ते मिल गया, वो ले जाके थाने पे छोड़ दिया। और वहाँ पे फिर हमारा एम्बेसी का बंदा पहुँच गया, उसने सारा बयान रजिस्टर्ड कराया। उसके बाद उस अरबी को बुलाया गया, ओमानी को। ओमानी आया तो उस ओमानी सिट्टी पिट्टी गुल की, मतलब ये लड़की मामूली सी लड़की यहाँ पुलिस तक कैसे पुलिस पहुंच तक गई? पहुँच आई, और उसके साथ एक अधिकारी भी एम्बेसी का खड़ा है। तो वो लड़की से पूछा गया था कि तुम क्या चाहती हो। तो वो शरीफ बच्ची थी, उसने कहा सिर्फ हमें घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो फिर उसको वहाँ से रेस्क्यू करके भारत भेजा गया। और वो जब भारत आई तो जब मैं लखनऊ एक बार गया तो वो मुझसे मिलने आई थी। तो उसने बहुत सारी कहानियाँ और बताई कि क्या क्या जुल्म हुआ, क्योंकि ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वक्त नहीं है और इतनी सारी चीज़ें बता नहीं सकता। तो उसने जो कहानी बताई इस तरह की, वो नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ हर घर में इंडियन, पाकिस्तान और बांग्लादेशी लड़कियाँ वहाँ पे इस तरह फंसी काम हुई। कराया जा रहा। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये तो हमने विद्युत जामवाल वाली फिल्म में भी इस तरह की एक कहानी हाँ, देखी थी, इसी खुदा तरह एक हाफिज। सीमा का केस मुझे याद आता है। सीमा नाम की लड़की है जो हरियाणा की है, और ट्विटर पे उसके देवर ने मुझे मैसेज किया था। तो उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे आप काम करते हो, मेरी भाभी वहाँ फंस गई हैं। तो उस वक्त इबरी एक जगह है, इबरी हाँ, कौन से ओमान, देश में? ओमान में। ओमान में। तो इबरी से उसको मैंने फ़खरुद्दीन सर के माध्यम से, और जब ये केस भेजा तो इबरी में भी वही लोकल अथॉरिटी का जो हमारा बंदा एम्बेसी का था, तो उसकी मदद से उसको हमने निकलवाया, वो भारत आई। वो मतलब कैमरे पे ये कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन उसने मुझसे एक बात कही कि मतलब लड़की मर जाए भारत में कुछ भी, लेकिन आप कभी आबिद भैया किसी को वहाँ मत जाने देना। इतना बुरा व्यवहार वहाँ पे करते, मतलब सब कुछ करना चाहते हैं, मतलब इतनी ज़्यादतियाँ होती वहाँ पर। मैं खैर मैं तो बहुत छोटा हूँ, बट मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो उस ज़रिए से अगर हम लोग काम करें तो बहुत सारे कैदियों को हम लोग रिहा करा सकते हैं जो जो 20-20, वहाँ की जेलों में 25-25 साल फंसे से, हुए हैं। हाँ, मतलब सिर्फ पैरवी ना होने की वजह से वो वहाँ की जेलों में फंसे हुए हैं कई कई साल। मेरे पास जो लड़के जेल से फ़ोन करते हैं ना, मेरा फ़ोन नंबर जेल में भी फेमस है। मतलब वो जो लड़के, जैसे नए लड़के जेल में आते हैं तो वो उस एक दूसरे से पास हमारा नंबर वहाँ पहुँच जाता है। तो बहुत सारे लड़के हमको जेल से फ़ोन करते हैं, तो मैं पूछता हूँ भाई मेरा नंबर किसने दिया? बोले एक लड़का जेल में था उसने दिया था। तो हम 7 लड़के हैं, हम 12 लड़के हैं, हम 12 साल से फंसे हुए हैं, हम 10 साल से फंसे हुए हैं। तो मैं बेबस हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? ना मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, ना मेरे पास कोई इतने रिसोर्सेज है, ना मेरे पास पैसे हैं। ये सब करने के लिए बहुत कुछ लगेगा, है ना? वक्त के अलावा बहुत सारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके उनकी हम रिहाई करा पाएंगे। तो मैं कुल मिला के अकेला पड़ जाता हूँ। अभी जिस लेवल पे हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए बहुत कुछ लगेगा, तब जाके मैं इनकी रिहाई करा पाऊँगा।
परिवार वाले नहीं कहते कि अपने बिजनेस पे भी ध्यान दे लो? पहले परिवार वाले परेशान थे, तो पहले तो ताने वाने बहुत मिलते थे और गांव वाले बड़े मज़े लेते थे, पागल है ये, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। क्योंकि जब मैं बिजनेस कर रहा था तो अच्छा काम धंधा था मेरा, तो लोग मज़े लेते हैं। लेकिन पेपर वेपर में कहीं नाम हम पढ़ते हैं तो उनको ये भी रहता है, लगता है ठीक कि यार यही एक आदमी जो गांव का है, जो छपता अपता है, टीवी पे भी आता है। तो एक बहुत सारे रिश्तेदार हमारे जो हैं दूर इससे दराज। बिजनेस को फर्क पड़ा, अपना जो पर्सनल हाँ, बिजनेस? पड़ा है, नुकसान तो होता ही है। अब ये ज़ाहिर-सी बात है, जो वक़्त हमें काम में देना चाहिए वो मैं इस पे दे रहा हूँ। इनके सारे डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, पीडीएफ बनाता हूँ, अपनी तरफ से लेटर लिखता हूँ, उसको स्कैन करके सब डॉक्यूमेंट बना के फिर मैं अपनी तरफ से लिख के फिर उनको फॉलोअप लेना पड़ता है। फिर कुछ डॉक्यूमेंट कम पड़ता है, फिर उसको मँगवा के, मतलब बहुत काम रहता है। तब जाके एक आदमी आ पाता है। एक आदमी के पीछे मुझे बहुत लगना पड़ता है। और फिर एक चीज़ और, इसमें उसके परिवार वाले मुझे कॉल करते हैं, वो कॉल करता है, उसके रिश्तेदार तक कॉल करते हैं, उसकी बीवी, बहन, और भाई। फिर और 10 केस भी तो साथ में आते होंगे। हाँ, हाँ। तो नहीं, जैसे एक आदमी के ही लिए मुझे इतने कॉल आते हैं, जैसे जब उनको पता चलता मैं मदद कर रहा हूँ, तो उसकी बहन भी फ़ोन मुझे करती है, उसका भाई भी करता है, उसकी माँ, उसके बाप, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त भी करते हैं। बहुत सारे जो करीबी दोस्त होते हैं, वो भी बेचारे फ़ोन करते हैं कि भैया क्या हुआ? सबको जवाब देना पड़ता है, सबको समझाना पड़ता है। और रिस्क भी बहुत बड़ा रहता है कि जब तक वो आ नहीं जाता तो एक ज़िम्मेदारी भी रहती है। काम लिया हूँ, उसको लाना ही है। तो कुछ-कुछ केस नहीं हो पाता, टाइम लग जाता है, फिर ताने भी सुनने पड़ते हैं, लिया तो था आपने, करवा नहीं पाए। तो सब कुछ झेलना पड़ता है मुझे। अच्छा, कुछ बोल नहीं सकते, सबकी सुननी ही पड़ती है। सुननी ही पड़ेगी, समाज तो वही है। हाँ। अम, सैयद आबिद हुसैन, आप आए हमारे पॉडकास्ट में, वो बहुत अच्छा लगा। आपने बताया कि कैसे पूरी दुनिया में रैकेट्स काम कर रहे हैं, कैसे लोगों को आप रेस्क्यू कराते हैं, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये काम आपका और बढ़े। जी, और एक बार फिर से धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।